बाहुबली शब्द है वो भी यूपी से निकल के आया। पहली बार जो लोगों ने बाहुबली देखे वो यूपी में देखे। प्रयागराज में अगर आप चले जाएं, इलाहाबाद के तत्कालीन अतीक और अशरफ, गाजीपुर के मुख्तार, बिहार के शहाबुद्दीन और इसके अलावा कितने मैं नाम आपको गिना सकता हूँ। और ये नाम ऐसे नहीं हो गए, ये वो लोग हैं जिनके साथ इनका भय और आतंक बाहुबली। अतीक अहमद की आप बात बता रहे थे, बहुत सारी हम लोगों ने कहानियां सुनी, जितनी सुनी है बस उतनी है या फिर इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। किस टाइम में उसकी बीवी मेरे दफ्तर में आकर के माफी और दया की भीख मांग रही थी। मुझे खुली छूट थी कि आप इनको मटिया मेट कर दें, तो मैंने गैंगस्टर एक्ट दिखा दिया। लॉरेंस बिश्नोई भी इसी कैटेगरी में है, जेल के अंदर है और सलमान के वहाँ गोली चलती है, कह देते हैं हमारी तरफ से चली। लॉरेंस बिश्नोई का मैंने भी सुना है कि कोई बाहुबली या संगठित अपराधी, कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये कह रहा कि सलमान खान के ऊपर हमने गोली चलवाई और जेल में बैठा हुआ है। क्या इसके ऊपर कोई केस रजिस्टर हुआ? क्या उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं हुआ। सुकेश चंद्रशेखर या एक और उद्योगपति तिहाड़ में गए थे, ऐसी कौन सी सुविधा थी जो उन दोनों को उपलब्ध नहीं थी वहां पर? आपका मिशन मजनू बहुत मशहूर हुआ था। ऐसा मालूम पता था कि जैसे महिलाओं से छेड़खानी करना एक मिजाज और एक तबीयत और एक तफरी, कि अगर लड़के हैं, अगर वो छेड़खानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करेंगे ताऊ। मुझे बड़ा सदमा लगता है जब मैं देखता हूँ कि सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं, जो कि एक डीजी भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। मुझे क्षमा कीजिएगा, कहा जाता था ये, क्योंकि ये कहते हैं कि सब पैट्रियार्कल है और पुरुष प्रधान की तरह से आप उपमा दे रहे हैं। एक आईपीएस और एक अच्छे पुलिस अधिकारी को ब्राह्मण की विधवा की तरह रहना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं निहारिका और हाई बाय निहारिका के एक नए पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं फॉर्मर डीजीपी ऑफ यूपी मिस्टर विक्रम सिंह। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी यूपी का वो समय जब गैंगस्टर्स होते थे, उनसे कैसे निपटा जाता था, ये सारी बातें। सर, अभी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, एकदम रोल बदल चुका है। वहाँ गुंडों से डील करते थे, यहाँ बच्चों से डील करते हैं। उनको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनका फ्यूचर सिक्योर किया जाता है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात होगी यूपी के उस समय की, कि जब वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे, गैंगस्टर्स क्या कुछ करते थे और कैसे पुलिस नकेल कसती थी। ये सारी बातें आज सर के साथ। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर। Thank you, Niharika. So gracious of you to have come and invested so much of time and effort to have this podcast. We are honored, sir. We are honored. God bless you always. Sir, 35 to 40 years पुलिसिंग में, अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको कैसा लगता है? वो जर्नी कैसी लगती है? आप जहां बैठी हैं, दिस वाज नोन एज द वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री। ऐसा कौन सा अपराध था जो यहाँ नहीं होता था? किडनैपिंग फॉर रैंसम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एसिसिनेशंस, बूथ कैप्चरिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यू नेम इट एंड इट वाज देयर। प्लॉट पसंद आ जाए, ये हमारा, आपको हम 10 लाख, ऐसा प्लॉट 10 करोड़ का है, वरना ये 10 लाख भी चला जाएगा। Forcible possessions of land and buildings, it was all common here. And indeed it was so difficult that people had started running helter and skelter. Eve teasing had assumed epidemic proportion. ऐसा मालूम पता था कि जैसे महिलाओं से छेड़खानी करना एक मिजाज और एक तबीयत और एक तफरी, कि अगर लड़के हैं, अगर वो छेड़खानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करेंगे ताऊ। मतलब ये एक ठसक, एक तो अपराध भी करेंगे और उसके बाद ठसक से पूछेंगे। ये तो साहब चलता है कि चलता नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का था कि राजनीतिक संरक्षण और कुछ लोगों ने ऑक्सीजन उनको चढ़ाई। वो राजनेता, अब स्थिति क्या है आपके सामने है, और इसके लिए बड़ी कठोर तपस्या। और जहाँ जैसी ज़रूरत थी, इलाज में मरीज़ जैसा होता है वैसा इलाज होता है, जैसा होता है देवता वैसा होता है पूजन। तो च्यवनप्राश, होम्योपैथी, लाल दवा, बैंड एड से लेके बाईपास सर्जरी तक के तमाम इलाज की पद्धति पुलिस के पास थी। और जैसा होता था मरीज वैसा होता था इलाज। तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई। अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, आपने कहा कि बैकग्राउंड में जाएं, तमाम फिल्में भी यहाँ की क्राइम इंस्टीट्यूट बनी, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी बनी। और आखिर क्या कारण था? मुंबई में भी बनती थी, जहाँ पर बनी अब तक 56, और अगर यहाँ की बनती तो यहाँ 56 के आगे 2 जीरो आप और लगाती, तब वो फिल्म यहाँ की बनती। इस तरीके का यहाँ पर युद्ध भूमि रही है। आप कोई भी क्राइम ले लें, अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये गढ़ रहा है। लेकिन उसके पीछे बात, जब सर्जिकल ऑपरेशंस, सर्जिकल स्ट्राइक, अच्छे ईमानदार कर्मठ अधिकारी आए, यहाँ पर पुलिसिंग के जो पैरामीटर्स थे उसके ऊपर पूरी ताकत लगा दी गई, तो निहारिका रिजल्ट सबके सामने है। कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम, क्रिमिनल इंटेलिजेंस एंड पेन, sacrifice
एन एफर्ट। सर, जो बाहुबली शब्द है वो भी यूपी से निकल के आया। पहली बार जो लोगों ने बाहुबली देखे वो यूपी में देखे, कि पहले बाहुबली आते हैं, कोई आता है जो इतनी पावर अटेन कर लेता है कि नेता भी उनके सामने झुक के रहते हैं और आवाम तो रहेगी झुक के, और उसके बाद वो राजनीति में भी आने लगते हैं। उनका एक एजेंडा हो जाता है कि पहले डराओ धमकाओ फिर धीरे से राजनीति में घुस जाओ, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब तो आप समाज सेवक हो चुके हैं। आप सही कह रही हैं। अपराधी तभी तक है जब तक उसकी हैसियत 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा, फिर चाहे उसने डायनामाइट लगाए हो चरमपंथी, उसके तो एक चरमपंथी पूर्व नक्सलाइट 5 लाख के इनामिया आज माननीय सांसद है बिहार से। इसी तरीके से तमाम कितने बाहुबली बनाया किसने? यहाँ की एक सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था ने, जिसने उनको ऐसा अवसर दिया कि गमले के केचुए अजगर बन गए। कारण क्या था? क्योंकि वो कमाऊ पूत साबित हुए। प्रयागराज में अगर आप चले जाएं, इलाहाबाद के तत्कालीन अतीक और अशरफ, गाजीपुर के मुख्तार, बिहार के शहाबुद्दीन, और इसके अलावा कितने मैं नाम आपको गिना सकता हूँ। और ये नाम ऐसे नहीं हो गए, ये वो लोग हैं जिनके साथ इनका भय और आतंक बाहुबली जब तक थे, जिसके लिए थे उसके लिए थे। पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो यही तथाकथित बाहुबली क्या कहते थे? गूगल पे जाइए और पूछिए कि मुख्तार अंसारी ने मेरे बारे में क्या कहा था। अगर मेरी हत्या होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए, ये मेरी हत्या करा देंगे। ये खौफ पुलिस का होना चाहिए, तो बाहुबली वापस अजगर से पुनः मूषिका भव गमले में चले जाएंगे केचुए बन करके। अब ये तो आपके ऊपर है, आप केचुए को अजगर बनाना चाहते हैं या अजगर को केचुआ बनाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अजगर आया कैसे, क्योंकि वो अगर कमाऊ पूत है, हर ज़िले में आपने ऐसे 2-4 बाहुबलियों को या अपराधियों को पीठ पे हाथ रख दिया कि 2-4 प्लॉट, 4 पैसे कमाओ, 2 तुम रखो, 2 हमें दे दो। वो ऐसी पार्टनरशिप थी अनहोली। एन वोरा कमेटी की रिपोर्ट में यही आया। अपराध, अधिकारी और राजनीति, इसका एक ऐसा गठजोड़ है कि सब तीनों लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन एन वोरा कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरीके से अभी प्रकाशित नहीं हुई है। हमें लगता है कि अभी भी हम उस अंधकार में जीवित रहना चाहते हैं और एक चोर दरवाज़ा छोड़ना चाहते हैं कि भविष्य में हमें जब मौका पड़े तो फिर हम अपने कमाऊ पूतों को एक अवसर दे दें, निरीह जनता को लूटे और 4 पैसे कमाए, 2 वो रखे, 2 हमें दे। वो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया जागरूक होगा। और आप ऐसे लोग, निहारिका, आप लोग इतने जागरूक है, कहीं पर भी अगर मानवाधिकार का हनन होगा, संगठित अपराध होगा, तो जाहिर है कि आप लोग चुप नहीं बैठेंगे, जनता के सामने ले आएंगे। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो जैसे पश्चिम बंगाल में है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। तमाम चीज़ें, ऐसे विकल्प जनता के सामने आ जा चुके हैं। तो जैसे गॉडफादर ने कहा था न्यूयॉर्क में, इट वॉज ईजी टू मेक a dishonest dollar 50 years ago, not now. It is easy to make an honest dollar today. ईमानदारी के साथ आज कमाई ज़्यादा आसान है बनिस्बत धूर्तता, पाखंड और बेईमानी से या अपराध से। लेकिन वक्त और फिज़ा और वातावरण बदलने में समय नहीं लगता है। ज़रा सा इकोसिस्टम बदला, जब मैं इकोसिस्टम कह रहा हूँ आप समझ सकती हैं, क्योंकि ये तथाकथित बाहुबली, ये बाहुबली जिनके लिए होंगे, कुछ लोगों के लिए वो वैसे ही है इस्तेमाल किया हुआ सिगरेट जो बूट के नीचे रख करके ऐसे मसल दिया जाता है। तो ऐसे लोग किसी के लिए बाहुबली होंगे, लेकिन जिनके लिए हैं वो ये तो अपने अंदर अंतर मंथन करें, आखिर क्या कारण है। आप तनख्वाह लेते हैं कि ये तो वो रहेगा या मैं रहूँगा, दोनों अब एक साथ नहीं रहेंगे। ये चयन आपको करना था, आपने चयन किया नहीं, आपने उसको बाहुबली बनने दिया। बेहतर ये होता कि आप उसको निपटाने में शहीद हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम वो बाहुबली नहीं बनता। कम से कम ये मालूम पड़ता कि 1 वर्दीधारी, 2 वर्दीधारी, 4 वर्दीधारी, 40 वर्दीधारी शहीद हो गए उसको निपटाने में। और इतना बड़ा कोई सूरमा शहीद आज़म नहीं है जो कि एक के बाद दूसरा कुछ कर सके, निपट जाते। लेकिन जब राजनीतिक उनको अमृत मिला है, जब उनको राजनीति की जो है सजीवन घूंटी मिली है, तो वो सजीवन घूंटी पा करके वो उनमें सर्वशक्ति संपन्न हो गए। लेकिन अगर समाज और नेतृत्व, राजनीतिक में कह रहा हूँ, निर्णय कर ले कि नहीं होगा तो नहीं होगा। वो बात सही है आपकी कि जब पीछे उन्हें बैकिंग मिलती है और उन्हें मालूम होता है कि कोई है जो हमें बचा लेगा, तो आपको थोड़ा उपद्रव करने में और सहायता मिलती है कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, है तो नेताजी। छूट नहीं मिलती है, स्वच्छंदता मिलती है। खूब तांडव करो, कुछ होने वाला नहीं है। और वो कहते भी हैं, कई एक नेता के बारे में नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि अभी सलामत हैं, जीवित हैं,
जल्दी भगवान उनको अपने पास बुला ले, क्योंकि शरीर से तो कमज़ोर हो गए हैं, वृत्ति नहीं बदली है। वो चैलेंज करके कहते थे, जैसे डाक बंगले में दूर गांव में, वहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, साहब बहादुर आज आप यहाँ आए हैं और मेरा नाम ये है, मूंछ पे ताव दे करके, अगर वाकई माँ का दूध पिया है तो रात को रुक के दिखा दीजिए, और आईपीसी की जो धारा कहिए उसमें न सिर्फ एफआईआर लिखा के आपको मैं सज़ा करा दूं, आपकी नौकरी में खा जाऊंगा। और ये किसी वरिष्ठ अधिकारी को 3 दशक पहले किसी ने कहा था, तो आपने सुना क्यों? उनका वो तो बात की बात है, नेताजी आपके अरमान तो जब पूरे होंगे, फिलहाल मैं अपने अरमान पूरे कर लेता हूं कि एक आपने सेवारत वरिष्ठ अधिकारी के साथ ये शब्दों का प्रयोग किया, पहले आपकी हड्डी का सूरमा तो मैं बना ही दूं। आपने वो विकल्प इस्तेमाल नहीं किया। करना यही चाहिए था कि वहीं पर टेस्ट केस लाना था। इतना सुनने के बाद आप वापस क्यों चले आए? उसके बाद बात दूसरी है कि शायद मेरे ऐसा कोई सिर फिरा गया वहां पे, उनकी अच्छी खासी खातिर तवाज़ो करिए। खातिर तवाज़ो ऐसी हुई कि वो याद करेंगे कि दोबारा इस तरफ देखने का मतलब करना छोड़ दे, देखने की जहमत भी न कीजिएगा, वरना मालूम पड़ जाएगा आपको आटे दाल का भाव, सारी नेताजी हो जाएगी हिरन आपकी। आप भूल जाएंगे नेतागिरी की स्पेलिंग क्या होती है। पुलिस अपने पे आ जाती है तो ये किसी की नेता की मजाल नहीं कि आपकी तरफ देख सके। तो फिर आप पूछेंगे फिर आड़े क्या आता है? आड़े इसलिए आता है कभी कभी हम भी सुविधा भोगी हो जाते हैं। 5 एकड़ के बंगले में रह रहे हैं, 18 अनुचर हैं, 15 कार्स हैं, 50 सुरक्षाकर्मी हैं। अब इसके साथ अगर हमने कुछ विरोधाभास या कुछ रहा, 36 का आंकड़ा हुआ, तो तबादला हो जाएगा। लखनऊ के गुमनाम 2 कमरे के फ्लैट में आ जाएंगे। पत्नी सुबह टिफिन इडली और सांभर बना के देगी और हम जाके 8वें माले पर जा कर के किसी दफ्तर में बैठेंगे और पीएन 5 बजे कहेगा साहब अब हम जा रहे हैं, मेरा टाइम खत्म हुआ। तो बुराई क्या है इसमें? मैं ये पूछता हूँ सभी युवा अफसर से, एक सम्मानजनक पूर्व एसएसपी, पूर्व डीआईजी, पूर्व डीजीपी रहना बेहतर है बनिस्बत एक समझौतावादी या बिका हुआ डीजी, बिका हुआ एसएसपी, बिका हुआ डीआईजी। मेरा परामर्श यही रहेगा, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। समझौता न कीजिएगा। इससे ज़्यादा कोई राजनेता आपका कर नहीं सकता कि लखनऊ में आपके लिए जगह ढूंढी जाएगी, एक 8वें माले पे छोटा सा दफ्तर जहां लिफ्ट कभी काम नहीं करेगा, तो आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और आप हैं आईपीएस, ट्रेनिंग किया है आपने, तो 8 माला चढ़ोगे तो मरोगे नहीं। अच्छी कसरत भी हो जाएगी। जिम जाते तो यही आर्टिफिशियल सीढ़ी होती है, पैसा देके सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो वैसे ही समझ लो दोनों टाइम सीढ़ी चढ़ोगे। और कुछ दिन अगर इडली और सांभर खा लोगे जो पत्नी ने बनाया है, जो नहीं काम किया है, अब कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे भी बचेंगे। और जो व्यवस्था ऐसी लुंज पुंज होती वो चलती भी नहीं। उसके बाद जब व्यवस्था बदलेगी तो तुम हीरो माने जाओगे। इसलिए कभी समझौता मत करना। और आप कहेंगे तो आपने कभी ऐसे किया है? उनका मैंने कई बार किया है। मेरी लक्ष्मण रेखा बिल्कुल स्पष्ट थी, नियॉन साइन वाली। इसके आगे आए तो मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा। आप हैं कौन? जो प्रतिशोध की भावना से नहीं, पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि जो कानून हमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य देता है और जो मुझसे अपेक्षा करता है, उसके अनुरूप प्रसाद पाओगे जरूर तुम। जितनी बातें आपने बताई उसमें 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहली चीज़ जो आपने कहा कि क्लियर लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और आप राजनेता होंगे लेकिन मैं भी पुलिस में हूँ और मेरा भी एक जवाबदेही है जनता को, मुझे मेरी वर्दी को, ठीक। और लोग कहते हैं कि अक्सर पुलिस फोर्स जो होती है वो नेताओं से बहुत दब के रहती है। नेताजी हमें कुछ करने नहीं देते हैं, जब तक हमको सरकार नहीं बोलेगी तब तक हम गोली नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक ये वाली धारणा हो जाती है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हीरोइक है। आपका माइंडसेट होना चाहिए, अगर आप वो माइंडसेट रखते हैं तो आप कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें मुझे लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तैयार रहिए, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ का एकाधिकार है, महीने की पहली तारीख को राष्ट्रपति के यहाँ से आने वाला पेचेक। इसके अलावा आपको 3 एकड़ का बंगला, आपके 18 सुरक्षा कर्मी, 15 कार्स, ये आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बेहतर ये होगा जिस वक्त आप समझें कि ये एक लाइबिलिटी बन रही है, इट इज एन एल्बेट्रॉस अक्रॉस योर नेक, ये बोझ बन रहा है आपकी प्रतिष्ठा, कुल और वंश के ऊपर, ये कलंक लगाने वाला है, तो लानत है ऐसे बंगले पर, लानत है ऐसी कार्स के ऊपर, सुख सुविधा के ऊपर। और इसको मैं ठोकर मार के चाहता हूं और यही कहूंगा, नेताजी, और ये रियल लाइफ बता रहा हूं,
इससे भी ख़राब कोई पोस्टिंग हो जहाँ कोई जाना ना चाहता हो, एक बार मुझे भेज के देखिए और कहिए मैं 24 घंटे के अंदर जाके चार्ज लूँगा। जहाँ कोई ना जाता, जहाँ मरणोपरांत वीर पदक मिलने की हमेशा संभावना हो, आप वहाँ भेज के देखिए। और इत्तेफाक से जहाँ जहाँ मरणोपरांत वीर पदक मिलने की संभावना थी वहीं गया। ये ईश्वर की कृपा है कि मरणोपरांत तो नहीं मिले, लेकिन बाकी सब पदक मिल गए। शौर्य पदक एक बार नहीं 4 बार मिले। यूपी में पनिशमेंट पोस्टिंग किन किन जगहों पे होती है? क्योंकि अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आपको कई बार बॉर्डर एरियाज दे दिए जाते हैं या ऐसे एरियाज दे दिए जाते हैं जो ट्राइबल हो, जहाँ पे आपके पास सुख सुविधा ना हो। बट यूपी में ऐसी जगहें कहाँ कहाँ हैं जहाँ अगर आपसे किसी का थोड़ा मतभेद हुआ तो आपको पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेजा जा सकता है? ये गांव चौपाल का प्रपंच है पनिशमेंट पोस्टिंग। देयर इज नथिंग लाइक पनिशमेंट पोस्टिंग। जो तथाकथित पनिशमेंट पोस्टिंग है वहाँ दरअसल अलाउंसेस मिलते हैं 25%। जैसे कहा जाता है कि ये पोस्टिंग पनिशमेंट है तो 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप क्या और चाहते हैं कि सरकार आपके नाम बकिंगम पैलेस करा दे, आपके नाम कुतुब मीनार करा दे, तब आपकी आत्मा तृप्त होगी? 25% अलाउंस से आप संतुष्ट नहीं हुए। इसी तरीके से ऐसी पोस्ट जहां पर जो वांछित आपका सुरक्षाकर्मी, वांछित आपका डोमेस्टिक स्टाफ, वांछित आपकी सुख सुविधा नहीं है, उनको पनिशमेंट पोस्ट मांगते हैं। अधिकांश ऐसी पोस्टिंग, जैसे मान लीजिए लखनऊ में तमाम ऑफिस पोस्टिंग होती हैं, स्टाफ जॉब्स होते हैं, लेकिन कई लोग, हमारे एक मुमताज़ अहमद हमारे कलीग थे इलस्ट्रियस, उनकी जब तथाकथित वो बड़ी ग्लैमरस पोस्टिंग मिलती थी, वो कभी गए नहीं, पूरी नौकरी लखनऊ में पनिशमेंट पोस्टिंग में काट दी तथाकथित। उसका परिणाम मुमताज़ अहमद साहब का नाम हो गया कि इनसे अच्छा कोई आईपीएस और ईमानदार कोई होगा नहीं। बच्चे ईश्वर की कृपा से इतनी ऊंचाइयों पे गए कि उन्होंने पूरी बच्चों की तालीम पर पूरा फोकस किया, उनके और उनकी वाइफ ने। देखिए, हर चीज़ के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये गांव की चौपाल अब निर्धारित नहीं करेगी कि आपकी पनिशमेंट पोस्टिंग है या आपकी तथाकथित मलाईदार पोस्टिंग है। और आईपीएस अफसर होने के बावजूद अगर आप मलाईदार पोस्टिंग के ऊपर आपका कोई परिभाषा है या की तरह से आप उपमा दे रहे हैं, एक आईपीएस और एक अच्छे पुलिस अधिकारी को ब्राह्मण की विधवा की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल फ्रूगल लाइफस्टाइल, कोई शौकीनी मिजाज में ना हो, किसी तरह का ये दावत पार्टी, श्रृंगार, ड्रिंक्स और ये कॉकटेल और 3 पत्ती और 5 पत्ती, इससे बिल्कुल परहेज। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। जा करके रोज़ पार्टी जा रहे हैं, रोज़ पार्टी दे रहे हैं, नाच गाने और इस तरीके की पार्टीज़ में, ब्यूटी कंटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। न केवल आईपीएस को बल्कि प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को ये ग्लैमरस लाइफस्टाइल शोभा नहीं देती है। इन चीज़ों से परहेज करेंगे। और आज की तारीख में मेरी जब नौकरी लगी थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़माने से हमारे टाइम में तनख्वाहें बढ़ी नहीं थी। मेरी तनख्वाह थी 400 रुपये। 400 रुपये से तनख्वाह शुरू की थी। आज कांस्टेबल की तनख्वाह हज़ारों रुपये है। कांस्टेबल के भी घर में एसी लगा है, कांस्टेबल भी जो है 4 व्हीलर रखता है। मैंने एसी तब लिया जब मैं एसएसपी कानपुर की सबसे वरिष्ठ पोस्ट होती थी। उसके पहले मुझे मालूम नहीं था एसी क्या होता है। कार में एसी तब लगा जब डीआईजी हो गया। आज तो कारों में एसी बिल्ट इन आते हैं। तो अपने को, आप अपने भाग्य को सराहें कि आप ऐसे वातावरण में पड़े हैं कि आपको मालूम नहीं कि लू क्या होती है और 3 दिन बिना पावर के गर्मी में कैसे रहते हैं, पंखा जलते रहते हैं आप। और पसीना जब आता है, पसीने सूखने की जो शीतलता आती है, उसी में आपको कुछ पल निद्रा के मिल जाते हैं। वो भी दिन हमने देखे थे। वो भी दिन देखे थे जब आपने कहा कि जब बाहुबली और ये डकैतों का था तो राइफल और 200 राउंड ले करके घूमा करते थे 15-20 दिन। हमारे अधिकारी थे, हेडक्वार्टर्स में ज़िले के बैठते थे कि विक्रम, जब तक टारगेट मिल न जाए वापस पाना न, जंगल ही में रहो। तो कुछ दिन पूड़ी, कुछ दिन लाई चना, फिर कुछ दिन जो खेतों में शकरकंदी या आलू मिल रहा है वही भून के खाते थे। ये नहीं था लल बबुआ की तरह के साथ जब तक पनीर टिक्का नहीं मिलेगा, नान नहीं मिलेगी, तब तक हम कैसे काम करेंगे। अगर कह दिया तो उसी वक्त हो जाता कि ये बहुत ही प्रमादी और सुविधाभोगी अधिकारी है, कैरेक्टर में लिख दिया जाता था। आप बड़े जल्दी वापस आ जाते हैं हेडक्वार्टर्स को, क्योंकि लगता है कि आप एसी के आदी हैं, लगता है आप घर की सुख सुविधा के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं, आप पुलिस अधिकारी होने योग्य नहीं है। राइफल लीजिए जाइए, जब लौट के आते थे पत्नी भी नहीं पहचान पाती थी कि ये जो है, जिसकी शक्ल जो 20 दिन से नहाया नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और बिल्कुल ऊपर से नीचे कीचड़ में लथपथ है, ये कौन है? ये मैं कहता मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मगर आपको नहीं लगता कि अब ये बदल चुका है? पहले के अफसर जैसे हुआ करते थे और
मैं आज के मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन आप ये देखते हैं कि जिसे आप कह रहे हैं कि पार्टी कल्चर हो चुका है, बहुत सारे आईपीएस को आप जानते हैं कि आप भी जानते होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, मैं सब जानता हूँ, सबकी जन्म कुंडली सबके साथ है, तुम्हारे साथ भी है, मेरे साथ भी है, और कौन क्या करता है कभी छुपा नहीं रहता है। लाख अब कहते हैं कि मैं तो बड़ा सात्विक हूँ, मैं तो कभी जीवन में मैंने गंगा जल के अलावा कुछ क्या नहीं, मालूम पड़ता है आप शराब ज़्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं, सारी दुनिया जानती है। हाँ, तो ये एक बदलाव आपने देखा होगा। दूसरी चीज़ है कि यूपीएससी अब जो लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें से हर किसी की मानसिकता ये नहीं है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है या मुझे अपनी कंट्री को और बेहतर करना है, मुझे सोसाइटी को और बेहतर करना है। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा फैंसी पेइंग जॉब है, ऊपर का पैसा ज़्यादा है, रुतबे में आप रहते हैं, अच्छा शादी का रिश्ता मिलेगा, वगैरह वगैरह। आपका बड़ा गहरा प्रश्न है, इसके 3 पार्ट में मैं उत्तर दूंगा। बिल्कुल। मैं 1974 बैच का आईपीएस हूँ, सन 76 में यूपी में आया। यूपी में लगभग 400 आईपीएस अफसर थे, रहे होंगे मान लीजिए। तो ये कहा गया कि देखिए 2 अफसर ऐसे हैं जो कि थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, पैसा नहीं लेते, लेकिन हाँ 4 भैंस पाल ली है तो दूध बेच देते हैं, 15 कुत्ते पाल लिए हैं तो कुत्ते के जो है बच्चे हैं उनको बेच देते हैं, कुत्ते के बच्चों का दाम अगर 50 रुपये है तो 1000 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन हम लोग उनसे सामाजिक बहुत दूरी बना के रखते हैं। जो आपका सवाल है कि जिस उद्देश्य से आते हैं, तो 1976 में अगर 2 थे, ये मैं आपकी कल्पना शक्ति पे छोड़ता हूं, आज कितने ऐसे अफसर होंगे जो कि पैसा, और 398 99% पैसा नहीं लेते थे। अब ये आपके ऊपर है, मैं आपकी कल्पना शक्ति, आप बड़ी जागरूक पत्रकार हैं, कितने पैसा नहीं लेते हैं इसका आकलन आप कर लीजिए। मुझे बड़ा सदमा लगता है जब मैं देखता हूं कि सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं, जो कि एक डीजी भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। डीजी की छोड़ दीजिए, जब मैं एएसपी था तो मैंने अपनी फिएट कार के 4 पहिए बदलवाए, तो जिससे बदलवाए 4 पहिए, तो पुराने जो पहिए निकले थे, तो जिया राम साहब थे, आईपी इंपीरियल पुलिस, ब्रिटिश ज़माने के डीजी, तो आईजी कहते थे, राय बहादुर ख़ानदान के थे, बहुत बड़े ख़ानदान के। उनका सर उन्होंने कहा था कि किसी को बताना मत, ये टायर मैं ख़रीद लूँ पुराने जो निकले हैं। वो ईमानदारी की आईपी के अफसर जो यूपी का आईजी रहा हो, डीजी रहा हो और राजा खानदान का हो, उसकी यही हैसियत थी और यही गौरव था कि सेकंड हैंड टायर ले रहा था। हम आपको कैसे कह दें कि आप ये फॉर्च्यूनर चढ़ रहे हैं, मैं आपके खिलाफ लिखाता हूं मुकदमा लिविंग बियॉन्ड मीन्स का। वो हम तब कह पाएंगे जब हम पाक और साफ हों, हम शराब न पीते हो, रिश्वत न लेते हो, बहू बेटी न ताकते हो। लेकिन जिस दिन हम ये करेंगे हमारे अंदर नैतिक सांस नहीं होगा, वो वही कहेगा हुजूर मैं तो फॉर्च्यूनर पे चढ़ता हूं, लेकिन मैंने सुना हुजूर के पास 2 मर्सिडीज हैं, एक मैडम के लिए और एक आपके लिए, आपकी हिम्मत नहीं है। मैं एएसपी था, एक और लतीफ़ा सुनाता हूं आपको। एक सब इंस्पेक्टर आया नया, न्यूली मैरिड, लड्डू का डब्बा लेकर के, हमारे एसएसपी मिस्टर बेदी, बड़े काबिल पुलिस अफसर, निहायत ईमानदार। वो कहते हैं हुजूर मेरी शादी हुई है, मैं लाया था। हाँ क्यों नहीं, एक छोटा सा पीस लिया, उसको और तोड़ा, आधे के आधा मुझे दिया, ये दिया। उनका दरोगा जी को शगुन कर दो, क्योंकि ये भी था कि हम तुमसे कुछ ले नहीं सकते हैं। जब मिठाई रही होगी 4 रुपये किलो, तो उन्होंने उसको 100 रुपये दिया। तब मिठाई थी, मुझे अच्छी मिठाई बस 4 रुपीज़ किलो या 10 रुपीज़ रही होगी, 12, इससे ऊपर नहीं थे। उसके बाद भाई दरोगा जी आपकी अंगूठी तो बड़ी अच्छी है, ससुराल से? उनके जी सर ससुराल से मिली है। हीरे की? जी सर। क्या दाम होगा? कि 1200 रुपये। तो आप हनीमून पे भी गए हैं? उनका जी सर। कहाँ गए थे? कश्मीर। उनका एसी फर्स्ट में गया था। अच्छा वेरी गुड। स्टेनो बाबू। तब अंग्रेजी में काम होता था। सब इंस्पेक्टर सो एंड सो केम एंड बाय हिज ओन एडमिशन ही सेड दैट ही एक्सेप्टेड अ डायमंड रिंग फ्रॉम हिज इन-लॉज that is covered by the Anti-Dowry Act. Number 2, he himself confessed that he went to honeymoon on an AC first ticket along with his wife. A clear-cut case is made out of living beyond means. Some inspector is placed under suspension immediately and the ESP to conduct preliminary inquiry and get a case registered against him. वो तब कर सकते हैं। BS बेदी ने ये कहा था उनके पास 6 टेरिन। आपने टेरलिन नाम सुना है? Have you heard what टेरलिन is? No sir. एक ड्रिप एंड ड्राई कपड़ा होता है। आज रिक्शे वाला भी नहीं पहनेगा आज उसको। इस वो 6 कमीज रखते थे, वैसे ही पतलून पानी में डालते थे, टांग देते थे, और 7 दिन के होते, ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिन भर वर्दी पहनना, और उसके बाद जब सर्विस पहनना होता तो ड्रिप एंड ड्राई, जिसे प्रेस न कराना हो और धोने हो, खुद कपड़े छाटते थे। अब ये इंटेग्रिटी अगर ऐसी आपने कहीं देखी हो
मेरा तो अहोभाग्य कि मैंने देखा है। एससी खरे सीबीआई में रहे। हमारे फादर कहते हैं, मार्कंडे फ्रिज तो खरीद लिया, लेकिन सारा पैसा फ्रिज खरीद गया, उसमें तो पानी के अलावा कुछ रखने की भी हैसियत नहीं है। आप सोच सकती हैं, ये बहुत धनाढ्य घर के लोग, लेकिन ठसक यही थी कि रिटायरमेंट के बाद अगर 2 कमरे का मकान बना ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो रेंटेड अकोमोडेशन में या पुश्तैनी मकान में ही रहते थे उसी में, और यही गौरव था। आज अगर 10 साल में हमारा ये जीवन लक्ष्य हो गया है कि एक मकान लखनऊ में, एक मकान पहाड़ पे, एक मकान एनसीआर में, एक गाड़ी मैडम के लिए, एक गाड़ी बाबा के लिए, एक गाड़ी मेरे लिए, तो आप समझ लीजिए कहीं हम पथभ्रष्ट हो चुके हैं और हमारे अंदर हमारी प्राथमिकताएं निपट गई हैं। और अगर हम इतना करते हैं, मैंने कहा ना, आदमी शराब पिए, भले दरवाज़ा बंद करके पिए, जो कि मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, चाय की केतली में रख करके विस्की पिए और सोचे कि मालूम नहीं पड़ेगा, अगले दिन पूरे ज़िले में खबर हो जाएगी कि साहब इस ब्रांड की विस्की पीते हैं, कमरा बंद करके और वो भजन संध्या लगा करके, और उसके बाद केतली में से निकाल करके पीते, जिससे कि दुनिया को न मालूम पड़े, और फिर उसका प्याला खुद धो करके रखते हैं जैसे कि साहब चाय अभी पी है। सारी दुनिया को मालूम है। तो अगर कोई गलतफहमी ये पाल रहा है कि हमारा, मैं इसको पाप नहीं कहता, लेकिन नॉन ड्रिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्डक्ट रूल्स। मैं कहते हैं साहब, अगर हम अपने घर में अपनी खरीद के पी रहे हैं, क्या कोई बुराई है? बुराई है। आप अगर शराब पी रहे हैं, रात को जब डकैती पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? आप कह देंगे साहब मैं टल्ली हूं। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आपका काम है आप फौलाद की तरह रहें। तुम्हारी टीम में सब नवयुवक हैं। कितने नवयुवक हैं यहां पर? और मैं कॉलेज में भी यहां रहता हूं तो लड़कों से कहता हूं कि मैं तो बुढ़ा हूं 75 साल का, और तुम में जो सबसे फिट है आकर के लगा ले पुशअप मेरे साथ, और जो मुझसे ज्यादा लगाएगा 50,000 रुपये इनाम दूंगा। ये तब आता है जब जीवन आप तपस्या की तरह जीते हैं, जब आपने शराब को मालूम न हो कि शराब का टेस्ट क्या होता है, खट्टी होती है, मीठी होती है, पान मसाला क्या होता है, सिगरेट क्या होता है। सात्विक जीवन और तपश्चर्या के साथ आप करेंगे तो आप 75 में भी 3 ऐसे जो हैं आपके 28 साल के, उनको आप निपटा सकते हैं। ये आत्मविश्वास रहेगा। लेकिन जब आप चले कोई कारतूस की तरह रहेंगे, यू ड्रिंक लाइक अ फिश व्हेन आई से यू एज एन ऑफिसर, तो गाड़ी में आपको एक आदमी पकड़ के बैठाएगा और 2 मस्तब लगाएगा। मैं रियल लाइफ में, ये कल्पना शक्ति की बातें नहीं है। एक मसनद बाएं, एक मसनद दाहिने, एक मसनद पीछे, जैसे लाश बैठा दी है गाड़ी में। कहीं झटका है तो साहब उछल के नीचे गिर जाएगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य और इतना मेरुदंड में दम नहीं है कि साहब 300 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के चल सके। जितनी बातें आपने बोली उसमें जिस तरीके से लोग आज की डेट में शराब, दारू, सिगरेट और तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हैं। एक चीज़ तो तुमने छोड़ ही दी। क्या? एक शौक तुमने और तो छोड़ ही दिया। तुम लड़की हो इसलिए मैं बड़ी दबी जबान से कह रहा हूं, लेकिन जो यथार्थ है, एक नया शौक ये हुआ है कि 15 साल की नौकरी, 15 साल के विवाह के बाद मुझे कुछ और पास्चर्स चाहिए, तो मुझे एक विकल्प ढूंढना है। और विकल्प अगर इक्का दुक्का होते, लेकिन अगर मालूम पड़े कि बड़ी संख्या में अधिकारी इस दिशा की तरफ भी जा रहे हैं, तो दोनों बातें हैं। रोमांसिंग इज ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब एंड पुलिसिंग इज ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब। प्रशासन इज अ फुल टाइम। अगर आप रोमांस कर रहे हैं तो आप प्रशासन के लिए बिल्कुल नाकारे हैं, और प्रशासन में अगर हैं तो इस तरीके की बेहूदी हरकतों के लिए आप बिल्कुल फिट नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना शक्ति, सामर्थ्य, धन, वैभव और समय है, तो आपकी पुलिसिंग और आपकी प्रशासनिक क्षमता, या चाहे आप आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, आईपीएस में हो या पीपीएस में हो, अपने चरित्र के ऊपर जो लांछन और जो सेल्फ एस्टीम आपकी मटिया मेट हो रही है, न केवल जनता के सामने बल्कि अपने बच्चों के सामने, आप समझ सकती हैं कि ऐसा अवसर, इसकी वाणी में टंकार या उसमें ओज कहाँ से आएगा, धार कहाँ से आएगी। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रही थी कि इस चीज़ को एक समय तक बहुत गंदी नज़र से देखा जाता था, कि आप लोग ये देखते थे कि घर में ये डर होता था कहीं पता ना लग जाए, कि पिताजी को पता चल गया तो नजरें कैसे मिलाएंगे, माताजी को पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। और कट टू अ फेस जहाँ पे फ्लैम्बॉयंट हो चुका है। अरे हाथ में सिगरेट लेके चलते हैं, रात को पार्टियां करते हैं। जो चीज़ आपने बताई कि 15 लोग उनके आगे पीछे घूमते, जिस पे हाथ रख दे वो उनकी हो गई। ऐसे कई वीडियोस भी बीच में आ जाते हैं कि फिर आप एआई बोल दीजिए, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, मगर
सबको मालूम होता है क्या कुछ हो रहा है। तो ये मेंटालिटी का शिफ्ट क्या आया और कहाँ से आया? क्या ये धीरे धीरे करके समाज ही बदलता चला गया कि आप ओके हो गए, हाँ तो ठीक है, उनके पास पावर है, पैसा है और वो ये चीज़ कर सकते हैं तो कर रहे हैं, तुम इतने काबिल हो तो क्रैक कर लो, और हम लोग इस चीज़ को बेनिफिट ऑफ अ पोजिशन बता देते हैं। बेनिफिट ऑफ अ पोजीशन नहीं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे गए और जाने का कारण भी यही रहा था कि वो जीवन में सात्विकता को धारण किया। और ऐसे ऐसे लूजर्स को भी देखा टॉप पे वो भी गए, लेकिन बेटा अभी आपने सुना होगा कितने लोगों की टॉप पोजीशन वालों की हत्या हो गई। हत्या करने वाले भी परिवार वाले थे। तो ये थोड़ी कहा जाती काबुल में गधे नहीं होते हैं, हर जगह गधे होते हैं और उन गधों की वही उपचार होता है, वही सेवा होती है जो गधों की होती है। तो ये मत समझिए, और ये फ्लैम्बॉयंस ये वो कुछ नहीं है। You're supposed to be frugal, you're supposed to be honest, and you're supposed to be as frugal and simple lifestyle. ये फ्लैशी लाइफस्टाइल वगैरह जो है इसने किसी ऑफिसर को ये शोभा नहीं देती है। हमारे मोदी जी ने क्या किया कि 5 स्टार जाने से परहेज करें। आपकी तनख्वाह भी इतनी हो गई कि आप जा भी सकते हैं, लेकिन ये संदेश गलत देता है कि अगर आप 5 स्टार जा रहे हैं तो जाहिर है कि आप वो कर रहे हैं कि जहाँ जाने में कभी कभार आपने बच्चों को दिखाने के लिए वंस अ ईयर अगर चले गए उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर नियमित रूप से कोई 5 स्टार जा रहा है और अगर जा रहा है ही इज़ ऑल्सो लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स। और अगर कोई आ करके नॉन गेस्टेड ऑफिसर आपसे ये कह रहा है कि मैं सब चीज़ आपसे रियल लाइफ बता रहा हूँ और खुल के कह रहा है कि मैं हर साल वर्ल्ड टूर पे जाता हूँ, तो इसको कहते हैं कि गांव के पूरे कुएं में और तालाब में अफीम मिला हुआ है। आप न सिर्फ जा रहे हैं जबकि आपकी हैसियत नहीं है, आप जा रहे हैं और बड़ी ठसक के साथ एक पूर्व डीजीपी को बता भी रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके अफसरान आपका कुछ कर नहीं सकते हैं और न करेंगे, क्योंकि अगर आप घुटने तक डूबे हैं आपके अफसरान गर्दन तक डूब चुके हैं, इसीलिए आपको मालूम है कि आपका कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए अमूलचूल परिवर्तन। A person of integrity is a one person army। इसीलिए महिला क्यों इतना चेक कर रही हैं, क्योंकि उनका इंटेग्रिटी का लेवल पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे है, कई एक जनरेशन आगे है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विमेन एग्जीक्यूटिव्स, विमेन मैनेजर्स आर क्वाइट अनपॉपुलर, क्योंकि उनका अप्रोच नो नॉनसेंस है। कोई प्रतिशोध की भावना से थोड़ी काम करती हैं, उनका है नो नॉनसेंस। आप टाइम से आइए, टाइम से जाइए, जो टारगेट्स दिए जाए उनको अचीव कीजिए, बात खत्म हो गई। आप आए लेट, एक्सटेंडेड लंच आवर लें, लंच के बाद आप सो जाएं, हम टोके ना टोके, लेकिन अगर महिला लड़की होगी वो 2 दिन में आपको टोक देगी। इसी दफ्तर में एक लड़की थी, नाम भी लूंगा उसका, प्रीति कालरा, अमेरिका की पढ़ी हुई थी, मेरी स्टाफ ऑफिसर थी। तो मेरा कोई शौक नहीं था, बस कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी ले लेता हूँ, तो काम ज़्यादा था। 8 बजे आया था सुबह, एक ब्लैक कॉफ़ी ले ली, 2 बजे मैंने फिर ब्लैक कॉफ़ी ले ली, फिर तीसरी ऑर्डरली से जिसने तुमको पिला ब्लैक कॉफ़ी लिया, उनका मैम ने मना कर दिया है। उनका क्यों, What's wrong, Preeti? उनका सर, at your age you should not be having more than 2 cups of coffee, and if you want to have a 3rd cup I need to get an NOC from auntie। उनका अच्छा, अब ये भी दूरदर्शन देखना पड़ेगा कि तीसरी पहली ब्लैक कॉफी के लिए आंटी से NOC लेना पड़ेगा। लेकिन it was with Preeti Kalra who had the moral courage to say no to the highest authority in the university। She knew that she could have been thrown out। Absolutely। She could have been thrown out। But guess what happened? She got a raise। These are men and women of steel। ये वो लोग हैं who will do the nation proud। ये वो लौह पुरुष हैं, लौह महिलाएं हैं जो देश को, समाज को गौरवान्वित करते हैं, कि जो अपने बॉस को कह दे कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो फैशन नहीं है। और किसी भी शराबी से देखिए, शराब 3 जानवरों के खून से बनता है, शेर, लोमड़ी और सूअर। पहला जब घूंट लेता है तो शेर की तरह दहाड़ता है, क्योंकि पहला शेर का खून बोल रहा है। जब दूसरी घूंट लेता है तो लोमड़ी की तरह मिमियाने लगता है, और जब तीसरा घूंट पीता है तो सूअर की तरह नाले में लौटने लगता है। आज तक मैंने किसी शराबी को प्रसन्न, मुदित और आह्लादित नहीं देखा है। वो जो क्रंदन होता है वो तीसरे पैक के बाद आता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये समझाया, क्योंकि मुझे आपकी बात सुन के ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मम्मी ने मुझसे ऐसे ही कुछ कहा था कि बेटा बाहर पढ़ने जा रहे हो, ये सब आदतों में मत पड़ना। इंसान को पता नहीं लगता है कि पहले दोस्त पिलाते हैं, उसके बाद कब वो शौक बनता है और कब वो आदत में तब्दील हो जाता है, तो कब वो आपको पीने लगता है। हाँ, यही चीज़। और
और मम्मी हमेशा हम लोगों को ये समझाती थी कि तुम्हें पता नहीं रहेगा, अभी पियोगे कल नाली में पड़े हुए मिलोगे, हमें पता चला हम तो उठाने भी नहीं, कह देंगे हमारी औलाद नहीं है, हम नहीं जानते। माता जी को नमन, बहुत श्रेष्ठ मातृशक्ति, और आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी माता मिली। बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ पे मैं आ रही हूँ कि जो हमने आज सोसाइटी में शिफ्ट देखा, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने बताया था कि जब आप भी मतलब सर्विस में आने वाले थे तो आपको भी समझाया गया था कि बहुत पैसा लगा के पढ़ाया जा रहा है, गलत आदतों में मत पड़ना, अगर ये सारी हरकतें करो तो घर वापस मत आना। एंड फिर एक जनरेशन वो भी है कि बच्चा कितना भी गलत कर दे, माँ बाप पैसा कौड़ी कनेक्शन जो लग पाएगा लगा देंगे, मगर औलाद को बचा लेंगे। बच्चा, आपने एक शब्द यूज किया, बच्चा। बच्चा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये भी कहा गया था कि अगर कभी छेड़खानी वगैरह कहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे पापा छुड़ाने नहीं आएंगे। 3 लाइन का इश्तिहार निकल जाएगा, विक्रम सिंह पुत्र ठाकुर मार्कंडे सिंह, इनकी सोहबत बिगड़ गई है, इनको अपनी विरासत से बेदखल करते हैं, घर लौटने की जहमत न करना तुम दोबारा। और कहते थे अब जो होता है जब पकड़े जाते हैं बच्चे, तो कहते हैं कि साहब हमारे कार्यकाल में साहब ये बच्चे हैं, गलती हो गई थी। और ये बताओ, और ये भी ठसा, ये बताएं सर कि आप जब जवान थे आपने भी तो किया ही होगा, सीटी बजाई ही होगी, आपने भी तो। श्रीमान जी ज़बान संभाल के बात कीजिए, आप अपने स्तर से दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं। मुझे मालूम था कि मेरी माताजी जैसे अगर कटलेट बनता है मछली का, काट काट करके झोंक देती भट्टे में, मुझे तिरस्कार कर दिया जाता, घर से तो निकाला ही जाता। और बच्चा नहीं, हमारी माताजी ने एक व्याख्या की थी उन्हीं के शब्दों में, बच्चा नहीं, इस आरोप में या इस आरोप में अगर कोई गया है तो बच्चा नहीं, वो लुच्चा है। लुच्चा शब्द आया है लोचन से, लोचन का मतलब नेत्र, जो अपनी आंखों से सारी सर्जरी कर दे, इसीलिए उसको लुच्चा कहा जाता है। और इस शरीफों के घर में लुच्चों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन एक आपका आदर्श था, आपका परिवेश था, क्या आपकी परवरिश थी। लेकिन अगर माता पिता संतान एक साथ शाम को बैठ करके, सनडाउनर्स बैठ करके एक साथ कांच टकरा करके चीयर्स करेंगे, तो डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। कौन किसको कहेगा, बेटा बाप माँ को कहेगा, माँ बाप बेटे को कहेंगे, तीनों कौन की, सब डूब रहे हैं, चलो होशो हवा तबो ताक दाज चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सनम, सामान तो गया। जहाँ आपने ये बताया उसी के साथ एक आपका मिशन मजनू बहुत मशहूर हुआ था और उसकी बहुत सराहना हुई थी, क्योंकि उस समय तक वैसे भी लड़कियां छेड़े जाना बहुत ही मामूली सी बात मानी जाती थी। ये तो होता ही है समाज में, लड़कियां ढक के चल लें या तो ना चलें, घर में बैठा करें, क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की। अब बाहर निकलोगे लड़कों की नज़र पड़ेगी तो ये होगा, और ये आज तक होता आया है। मतलब 90s की बात कर लें से 2025 में आ गए हैं, अब भी अगर लड़की के साथ छेड़खानी हो जाती है या मान लीजिए कि अगर उसके साथ रेप हो जाता है तो कह दिया जाता है कपड़े गलत पहने थे, या फिर इतनी रात को बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी, ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुम्हें 2 बजे, लड़का 2 बजे तक नौकरी कर सकता है, लड़की करेगी तो फिर वो कैरेक्टर पर सवाल हो जाता है। निहारिका, इसमें आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है। लड़का लड़की आज की हमारी आईटी इंडस्ट्री है, डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। हो सकता है कि बच्चे हमारे 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे, हो सकता है कि 9 बजे रात को वहीं पे नाइट हॉल्ट करके अगले दिन सुबह आए। पुलिस की हमारी लड़कियां हैं तो वो तो क्या मतलब शाम के 6 बजे घर आ जाए, नॉट पॉसिबल। कॉन्डक्ट रूल्स में यही कि आपको कभी भी 24 घंटे आप ड्यूटी पर हैं, बल्कि छुट्टी में तो भी आप ड्यूटी पे हैं, ये पुलिस एक्ट में है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि क्या लड़का क्या लड़की अगर काम कर रहा है उसका ना। लेकिन छेड़खानी की जो बात है, ये जो कहते हैं ना मरीज़े इश्क, ये एक बहुत छोटा सा लो ग्रेड टेम्परेचर होता है। और जिनको होता है, बकरी तो कोई कपड़ा नहीं पहनती है, बकरी तो कोई कपड़ा नहीं पहनती, तो उसका बलात्कार कैसे हो जाता है। सच बात है। लाश तो कोई कपड़ा नहीं पहनती है, लाश का रेप कैसे हो जाता है। 6 महीने की बच्ची है, वो तो कोई कपड़ा नहीं पहनती, उसका रेप कैसे हो जाता है। मोटी बात यह है कि मानसिक विकार, मनोरोगी जिसको चाहिए मानसिक इलाज, और उदंड और इस तरीके का दिमागी, मैं समझता हूं विकृति, ये तभी आती है जब उसको मालूम है कि मैं बच जाऊंगा। अगर ये मालूम पड़ जाए कि दंड होगी और उसकी कुछ पैरवी नहीं होगी, मान लीजिए ये 90% अपराध कम हो जाए। अब मैं बताता हूं कैसे। ऑपरेशन मजनू की आपने बात की, इसी नोएडा में ये बात रही होगी, मैं समझता हूं 94-95 की बात रही होगी।
श्री रमेश भंडारी महामहिम थे, प्रेसिडेंट स्कूल का ज़माना रहा होगा, उन्होंने कहा यहाँ पे छेड़खानी की आए दिन शिकायत हो रही, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? हमने कहा ऑफ कोर्स योर एक्सेलेंसी, बिल्कुल। कहा व्हाट रिसोर्सेज? नो रिसोर्सेज, ऑल माई ऑपरेशंस आर ऑन जीरो बजट, मैं अपने रिसोर्सेज में ही काम करूँगा। अब पहले कहा इसको चिन्हित कीजिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता है। ए इश्क तूने कौमों को बैठा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसे बैठा के छोड़ा। जो वक्त हमारे बच्चों की पढ़ाई, स्वाध्याय, जिम का होना चाहिए, वो जाता है मटर गश्ती में। चौराहे पे बैठ के चौराहों की शोभा बढ़ाना, वहाँ पान की दुकान में बैठ करके 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अपना कभी बायां प्रोफाइल, कभी दाहिना प्रोफाइल, और बाल ऐसे काढ़ेंगे जैसे मालूम पड़े कि अब ये देवानंद, अब धर्मेंद्र, अब सलमान खान, अब ये उस तरीके की भावभंगिमा। न उस कॉलेज में, उस ऑफिस में उनकी माँ काम करती है, न बहन काम करती हैं, न कोई और काम करता है, लेकिन आते जाते लोगों पे फप्ती कसना, उनका रेट तय करना, इस तरीके से आपने एक सैडिस्टिक डिलाइट ले रहे हैं। तो एक मीटिंग की मैंने सारे पुलिस ऑफिसर्स की, महिला पुलिस ऑफिसर्स की। आपको ये जंतु मिल जाएंगे महिला कॉलेजेस, ऐसे ऑफिसेज जहाँ बच्चियाँ ज़्यादा काम करती हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ महिलाओं का आवागमन होता है, जब कोई दफ्तर खुलते हैं या बंद होते हैं, वहाँ के आसपास के टी स्टॉल्स, वहाँ की पान की दुकानों में अवांछित तरीके से बैठने वाले जो मजनू है, मजनू का ट्रेडमार्क होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको अगर लंगूर पकड़ना है तो आप लंगूर की भाव भंगिमा बताएंगे, मजनू की भाव भंगिमा एक अजीब सी टाइट जीन जो मालूम पड़ता है कि जैसे खाल से चिपकी हुई, मोटी सी बेल्ट, उस पर टके हुए मेटेलिक स्टड्स, उतनी ही टाइट टमाटर के रंग की टी शर्ट, ऊपर के 3 बटन खुले हुए, आंख में सुरमा, एक कान में बाली, भाव भंगिमा ऐसी कि बाल ऐसे जिनको जुल्फें कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, एक आंख ढकी हुई, अकारण वहाँ बैठे हैं, वक्त काट रहे हैं या वक्त उन्हें काट रहा है। आइए इनको पकड़िए। ऐसे जितने जंतु आपको मिलेंगे ये मान के चलिए कि उनका कोई माता, बहन, मौसी, चाची, ताई वहाँ नहीं, न पढ़ रही, न काम कर रही। लो एंड बिहोल्ड, हर मजनू पे तब 500 रुपये की बहुत बड़ी रकम होती थी, आपको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और आपके कैरेक्टर रोल में लिखा जाएगा कि आपने 1 मजनू, 10 मजनू तो 5000 रुपये। अरे साहब, पुलिसकर्मी तो इशारे का भूखा होता है, जैसे होता है भूखा शेर टूट पड़ा इनके ऊपर, और नोच नोच करके कम से कम सैकड़ों की तादाद में मजनू ले आए। पुलिस लाइन में हाहाकार मच गया, उनके बचाने वाले, हमारे बच्चे आ गए, हमारे बच्चे, पुलिस बड़ा जुल्म कर रही है, कहीं फर्जी केस में फंसा दे। हमने कहा सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल कनेक्टेड है एंड वेल गुड विटनेसेस, कुछ नहीं होने वाला है। जाड़े का टाइम था, पानी मांगे तो हमने कहा भाई सैनिकों का पानी तो हम दे सकते हैं, बोतल का पानी ना हम पीते हैं ना हम पिलाएंगे, वाटर टैंकर मंगाओ, चला दो पानी, और जिसको पीना चुल्लू लगा करके पिए। खाना भाई लाई चना हम खाते, लाई चना तुम भी खाओ, लाई चना खाओ। ये मजनू जो थे ये तो वही थे पनीर पसंदा, बटर नान। 12 घंटे में हालत हो गई खस्ता। अंकिल जी इस बार छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे दोबारा जिंदगी में। उनका अंकिल जी के गिरफ्त में जब अब तुम आ ही गए हो, अंकिल जी सेवा पूरी करते हैं, अधूरी सेवा अंकिल जी नहीं करते हैं। अगले दिन न्यायालय की पेशी थी तो हमने कहा भाई देखिए हम मानवाधिकार के बहुत बड़े रक्षक हैं, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि मानवाधिकार का हनन हो। मुझे बहुत नाराजगी होगी अगर इनके ऊपर मैला, गोबर, टमाटर या अंडे फेंके जाएं, मुझे सख्त आपत्ति है इनसे। बात समझ रहे कि नहीं? समझ गए साहब। उसके बाद जब ये गए तो इतने सड़े टमाटर, अंडे, गोबर, सीवर का मैला, और लेडीज़ ने आके इनके ऊपर जो मैला मला है, जैसे आपने पढ़ा होगा विक्स कैसे मली जाती है, नाक और मुंह के अंदर बाहर, गले, छाती, सभी पीड़ित भागों पे खूब अच्छी तरीके से मला जाता है, वैसे इनके ऊपर मला। अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इनका मानवाधिकार जो है उसका हनन हुआ, लेकिन व्हाट कुड आई डू। अब जनता का आक्रोश था, अकेला मैं क्या कर सकता था। लेकिन उसका दुष्परिणाम और सपरिणाम ये हुआ, उनका हमसे अब शपथ पत्र ले लीजिए, हम लोग विवाह भी नहीं करेंगे, हम लोग ब्रह्म कुमार हो जाएंगे, हम जहाँ जाते थे वहाँ पे राखी बंधवाएंगे सबसे महिलाओं से, लेकिन हम अब किसी महिला की तरफ देखेंगे हमने कहा अब लाइन पे आ रहेगा। आप लोगों ने बड़ी मदद की, सबकी फ़ोटो हैं, सबके नाम, सबके पिता का नाम, और इस एरिया में पकड़े गए कि मान लीजिए श्री सोहन लाल सेक्टर 18 में ABC गर्ल्स कॉलेज के सामने ये पकड़े गए, और वहाँ पर ये पता लगा
कि महिलाओं की छेड़खानी करने में ये बड़े शातिर दिमाग करके अक्सर वहाँ पर ये आवारा बादल की तरह मड़राया करते थे। तो जब सबके नाम और पते छप गए, 20% विवाहित भी थे उसमें, तो यहाँ तो सेवा जो पुलिस लाइन में हम लोगों ने की वो की। उसके बाद जब घर गए तो उनकी पत्नियों ने उनकी सेवा कर दी अच्छी खासी। अच्छा, दफ्तर जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, वहाँ जाके तुम बैठ कर मटर गश्ती करते हो। तो उसके बाद मैं केवल 3 दिन यहाँ रहा। फिर मैंने हिज एक्सेलेंसी से पूछा कि सर मामला हो गया है, अब अगर दोबारा कभी होगा मैं फिर आऊँगा सेवा करने। मैंने कह दिया कि लड़कों और लड़कों के अभिभावक गण, अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो दोबारा इस तरफ देखना भी मत। आना जाना तो बहुत दूर की चीज़ है। और ये सब करना, प्रेम पत्र फेंक देना और ये कर देना वो कर देना, वो होता तो हो जाता अंग भंग। मैं बता दूं, अंग भंग हो जाता। अगर किसी बच्ची ने कह दिया कि ये प्रेम पत्र फेंकते हैं या इस तरह करते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना तब शुरू नहीं हुआ था, लव लेटर्स वगैरह लोग फेंक देते थे, इस तरीके की बातें करते थे। तो ये किसी ने किया तो टेल मी, ये फिर 1 वे ट्रैफिक हो जाएगी, फिर मैं डील करूँगा, तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसका क्या होगा, यू विल नेवर सी दिस बॉय अगेन। बट ये बहुत विश्वास की बात है ना कि कोई लड़की अगर किसी पुलिस वाले के पास तक ऐसी कोई दिक्कत परेशानी लेकर पहुंच जाए, ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। और ये मैं इस वजह से कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ। अगर मुझे किसी ने मुझसे गलत तरीके से बात की, बदतमीजी की, तो मुझे 10 बार तो ये सोचने में डर लगेगा कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्या ये मसला घर तक पहुंच जाएगा, क्या फिर मैं नौकरी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं घर के बाहर निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। और फिर बेइज्जती और जो आपका सोसाइटी में एक आपका परसेप्शन क्रिएट होता है, आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते हैं। और एक जो चीज़ हम सुनते आए हैं कि अपने में निपटा लो, पुलिस तक जाने की क्या ज़रूरत है, ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। तो इन सब के बीच में इतना विश्वास पहले तो पुलिस क्यों नहीं बना पा रही है, और आपका इतना लोगों में लोग आपके ऊपर कैसे इतना विश्वास कर पाए कि आपके पास लोग आएँ, या फिर वो अपने आप को इतना सिक्योर समझें क्योंकि आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो आपके पास आ सकें और दिल खोल कर अपनी परेशानी बोल सकें। विश्वसनीयता बनाने में दशकों लग जाते हैं और टूटने में 1 सेकंड लगता है। एक एसपी, एक थानाध्यक्ष, जब माता पिता और गुरु का समावेश होता है तब थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, ये एसएसपी बनता है। आपका जो कर्तव्य है, भगवान आपको कर्मयोग करने की तनख्वाह दे रहा है। आप बेटी को बेटी समझ करके ये कहिए कि तुमने मुझसे बात कह दी, अब तुम जाओ, न तुमने मुझसे कुछ कहा न मैंने तुमसे कुछ सुना, अब ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं इनकी कैसी खातिर करता हूँ। ये भूल जाएंगे, देखना तो छोड़ दो, ये भूल जाएंगे कि तुम्हारी तरफ या किसी की तरफ आंख उठा के देखें। और मेरे पास तमाम तरह के इलाज थे। हमारे जनरेशन में कहा जाता था अच्छा पुलिस अधिकारी कौन है। मैं इसको गलत मानता हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि ब्राह्मण की विधवा, उपमा गलत थी लेकिन थी सार्थक। एक अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई हो आधा इंसान हो। तो वो वाला तत्व जो रौद्र रूप दिखा दीजिए एक बार, ये वो कागज़ के भुनगे हैं ये, इनके अंदर तो जैसे कहने गौरैया का भी कलेजा इनसे 100 गुना बड़ा होता है। एक दफ़ा कस के खांस दीजिए, ये आपके दफ्तर में पतलून गंदी कर देंगे। और एक दफ़ा जब कहा कि तुमने मुझसे आके कहा, मैंने कभी भी महिला अपराधों में एसिड अटैक छोड़ करके इसमें लिखाता था, गांठ के कार्रवाई करता था, छेड़खानी और प्रेम पत्र, ये हमने कहा तुम मुझे बता दिया, तुम घर जाओ, न कोई FIR होगी, तुम चाहोगी तो हो जाएगी, न कोई FIR होगी, न कहीं कोई एंट्री होगी, न कोई प्रेस रिलीज होगी। बाकी इलाज मैं कैसा करता हूँ, मेरा इलाज सबके रेट होते हैं, 70% सक्सेस, 80%, मेरा इलाज 100% रहता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर इस बच्ची का फ़ोन मेरे पास दोबारा आया, अगर इस बच्ची का फ़ोन दोबारा आया तो तुम पास्ट टेंस में चले जाओगे। बच्चों इतना ध्यान रखना, यू विल गो इनटू पास्ट टेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उनका जी अंकिल जी आ रही है कि तो मैंने क्या कहा ज़रा बताओ। नहीं मैं समझ गया, नहीं समझ गया, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या समझा है। कि जी मेरी फ़ोटो लग जाएगी घर में, अब तुम्हारी बात समझ में आई है। तो अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन है, आप ये समझें कि प्रत्येक बच्ची जो ये मेरी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत हो, इसकी इज्जत महफूज रहे। और तुम अगर चाहते हो कि और बड़ा काम हो जाए, FIR हो जाए, प्रेस रिलीज में आ जाए, बच्ची की फ़ोटो आ जाए, और बच्ची आई थी चौबे बनने बन करके 26 बनने, दूबे बन के भी चली गई वापस, उसके हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, और डिस्ग्रेस और हो गई, बदनामी और हो गई, परिवार में किरकिरी और हो गई। तो पुलिस को चाहिए कि एक ऐसे तरीके से काम करे कि बच्ची के हित और
उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्राइवेसी बिल्कुल महफूज रहे और हिफाजत 200% रहे, 100% ना रहे। और ये काम बड़ा आसान है। इसीलिए फिर मैं कहूँगा, महिला पुलिस ऑफिसर, जब हमने कहा था हर कॉलेज में जा कर के पूछें, घर में भी होता है, मैं पिता भी हूँ, बहुत अफेक्शनेट पिता हूँ, लेकिन बेटी को जब कोई बात करनी होती है वो माँ के ज़रिए मेरे पास आती है। सेंट स्टीवंस की बड़ी बेटियाँ है, लेकिन अगर हमारी अपनी बेटी के साथ एक पिता के साथ थोड़ी सी दीवार है तो एक अनजान बच्ची क्यों खुल करके, लेकिन जब लेडी पुलिस ऑफिसर स्कूल में जा करके उनसे संवाद करती हैं और यही होता है कि इस दिन पर ये लेडी ऑफिसर आएंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आकर के बताओ, फिर लेडी पुलिस ऑफिसर्स पूरे एरिया की कंपाइल करती हैं, वो उसको मैं स्टडी करता हूँ, उसके बाद सेवा समिति का गठन होता है, वो सेवा समिति अपनी सेवा कार्य बड़े मानवीय तरीके से करती है और समस्या का निराकरण बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ये तो रही बात उन लोगों की जो सोसाइटी में ऐसी लफंगे उजड़ घूम रहे हैं। गैंगस्टर्स भी अक्सर काफ़ी शौकीन मालूम होते हैं कि उन्हें भी लड़कियों का बहुत शौक होता है, और उसमें एक बहुत नाम चलता है श्री प्रकाश शुक्ला का, कि वो भी बहुत कॉलेज के बाहर जाकर बैठते थे जब लोगों को लगता था कि किसी रईसजादे के बच्चे को उठाने आए हैं। बाद में मालूम पड़ा कि सुबह जो औरतें अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आती हैं उनको देखने के लिए आते थे। सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देता हूँ। मैंने कहा कि जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। श्री प्रकाश का भी पूजन STF ने कर दिया, बड़े कायदे से कर दिया। और श्री प्रकाश यही नोएडा में, यही नोएडा तो नहीं कहेंगे आपको, गाजियाबाद का होगी, तो गाजियाबाद का होगी। और वो नया STF था, मैं IG STF था, और हमारी बहुत अच्छी टीम थी, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर्स थे, अविनाश मिश्रा, राजेश पांडे वगैरह सब लोग थे। और ऐसे एक ने ये सब चीज़ें उभरती कैसी हैं, ज़रूर अफसर का कोई उदार दृष्टिकोण इस तरफ होगा, वरना मजाल है आपकी नज़र और तेवर देख करके आदमी वहाँ शराब की, नाजायज़ शराब की बिक्री बंद हो जाएगी, छेड़खानी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर शाम को मैं भी बैठ करके रूमानियत और उस तरीके के जो हैं गज़लें और नज़में सुनूंगा, क्योंकि साहब तो बहुत अच्छे, बहुत मुलायम तबीयत के हैं और हुस्न और इश्क की बातें करते हैं शाम को, तो कहेंगे अरे थोड़ा तो चलता है, लड़कों को इतना अख्तियार तो है ही है कि कभी कभी तफरी ले लें। नो तफरी, आप भूल जाएंगे तफरी क्या होती है। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लफंगों और आवारा लोगों से, और मैं उनका इलाज करना जानता हूं बखूबी। कोई तफरी का सिलसिला यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से शराब पीने वाला, मुझे, आप किसी सेंसिटिव ऑपरेशंस के काबिल नहीं है जो शराब पिएगा। मुझे मालूम है आप ऑपरेशन में जाएंगे शराब पी करके जाएंगे, आप नहीं ले जाएंगे तो अपने हिप फ्लास्क लेकर के जाएंगे, और वहाँ पर चोर की तरफ जा करके, चुट्टे की तरह आप जा करके पी लेंगे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन का मटिया मेट कर देंगे। तो ना मुझे शराबी चाहिए, ना मुझे अय्याश चाहिए, ना सिगरेट पीने वाला चाहिए, क्योंकि सिगरेट वाला पिएगा वो भी रात में मेरी पोजीशन आउट कर देगा। लेकिन ज़माने की तब्दीली तो देखो, जब मेरी शादी हुई थी सन 76 में, तो बारात अगर 200 लोगों की है तो 2 ऐसे होते थे जो शराब पीते थे, चुट्टे की तरह बाथरूम में जा करके, चुट्टे की तरह बाथरूम में जा करके शराब पी करके आते थे, और मुंह में वो सौंफ ऑफ डाल के, जिससे कि शराब की दुर्गंध ना आए। अब अगर 200 की बारात है तो ये मान के चलो 180 पीने वाले होंगे, और शायद 20 ऐसे हैं जो न पीने वाले हों। तो ये परिवर्तन, जैसे मैंने कहा, ईमानदारी का है, रिश्वत का है, वही शराब का भी वही है। पहले लोग चोरी छुपे, अब तो गाड़ियों में पीछे बार बन करके चलता है, मैंने सुना है। इसीलिए मैंने जाना आना, सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, तो मैंने जाना आना इसीलिए छोड़ दिया। यहाँ कहाँ सज्जन के बासा। मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ कि समाज में कितना परिवर्तन आ गया है। एक साहब ने बोला कि साहब सुंदरकांड का पाठ है, आप आइएगा। हमने सुंदरकांड का मैं ज़रूर आऊँगा। अब मैं गया, सुंदरकांड सब होंगे, आरती लग रही थी, उनका आप क्या लेंगे? उनका चरणामृत और पंजीरी लूँगा मैं। नहीं, उसके बाद क्या लेंगे? क्या मतलब क्या है आपका? उसके बाद क्या लेंगे? उनका वो वोडका भी है, वाइन भी है, विस्की भी। हमने कहा यही जीवन की संध्या में यही देखना बाकी रह गया था कि सुंदर कांड के पाठ के बाद, चरणामृत और पंजीरी के बाद कॉकटेल्स भी चलते हैं। ये मैंने जीवन की संध्या में, रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो फिर मैंने जाना कतई टोटल बंद कर दिया कि अगर सुंदरकांड के बाद, ये मैं तो समझता हूँ ये क्या जगह है दोस्तों, गलत जगह आ गया मैं। बहुत अजीब लग रहा है सुनकर मुझे ये बात। अच्छा, हम लोगों ने ये सुना है, हो सकता है कि फिल्मों ने ऐसा दिखाया हो तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ चुकी हैं कि आपके पास पैसा हो तो जेल में सब कुछ हो सकता है, पैसा बोलता है।
हमने सुना है कि जेल के अंदर मोबाइल भी मिल जाता है, लड़कियां भी मिल जाती हैं, ड्रग्स भी मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, आप अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर सकते हैं, खाने पीने के लिए चाहिए वो भी मिल सकता है। तो क्या ये असली में होता है, ऐसा ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है जेलों के अंदर? क्यों नहीं? जितने माफिया संगठित अपराधी हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स हैं, वो अपना आपराधिक साम्राज्य जेल के भीतर से चलाते थे। अतीक ले लीजिए, जो आपने कहा, वो तो जितने दिन जेल में थे, लंबे कई सालों के थे, उसमें दौरान उनको एक बेटा हो गया, जो आपकी बात हुई। फिर ड्रग्स कितनी बार बरामद हुए, मोबाइल फ़ोन कितनी बार, मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए, सैटेलाइट फ़ोन कानपुर में बरामद हुआ था। इसके अलावा एक बहुत बड़े सुकेश चंद्रशेखर या एक और उद्योगपति तिहाड़ में गए थे। ऐसी कौन सी सुविधा थी जो उनको, इन दोनों को उपलब्ध नहीं थी वहाँ पर? बॉटम लाइन, रिश्वत, नाजायज़। और आज तक मैंने ये नहीं देखा, बड़ी पीड़ा के साथ, कि जेल के स्टाफ को जहाँ डिसमिसल होना चाहिए था, जहाँ जेल जानी चाहिए थी, जहाँ उनके पेंशनरी बेनिफिट्स ख़त्म हो जाने चाहिए थे, जिसको कहते हैं कि कैंसर के ऊपर आपने लाल दवा लगा करके उसका पटाक्षेप कर दिया। जहाँ पर कैंसरस अंग का अंग भंग होना चाहिए था, रिमूवल होना चाहिए था, काट के अलग होना चाहिए था, वो निहारिका कुछ किया नहीं गया। संदेश यही गया कि अगर 2, 4, 10 करोड़ 20 करोड़ अगर मिल रहे हैं, और वहाँ पे लोगों ने बताया भी इस चीज़ को कि एक औसत जितना है कि दाल रोटी अगर चाहिए, बैगन का भरता अगर चाहिए, तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिर बाकी पैसे उनके, बाकी तो आप अपग्रेड कीजिए। पिज्ज़ा है, एक बेसिक पिज्ज़ा है, उसका दाम 10,000 रुपये है। एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो 10,000 और लगेंगे, टमाटर चाहिए तो 10,000 और लगेंगे, अगर वो मशरूम्स चाहिए तो 10,000 और लगेंगे। तो जैसी जैसी आप सुविधा करेंगे, इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस। दुर्भाग्य से जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही है, और ये सब चीज़ें उपलब्ध होती। मैं फिर कह रहा, हालांकि मेरी इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। मैं एक पार्टी में गया था, बड़ा वरिष्ठ अधिकारी था, और लोग बड़ी इज्जत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक जेल के भी अधिकारी थे, बहुत जूनियर। मैं देख रहा था उनकी जो नक्शे थे और उनका जो खातिर तवाज़ो थी, वो मुझसे बहुत आगे थी। तब मेरी समझ में आया कि शायद कदाचित यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे हैं जो सलाह के पीछे जा चुके हैं, जेलर से लाभान्वित हुए होंगे, जेलर से सुविधा ली होगी। तो उस तरीके की बातें जो सामने आ रही थी, कदाचित इसका कारण यही था। वरना कोई औचित्य नहीं है कि जेलर साहब की इतनी आवभगत, इतनी खातिर तवाज़ा हो, क्योंकि ऐसी कोई प्रतिभा उनमें विद्वता की, सचरित्र होने की नहीं मुझे दिखाई पड़ी थी। लेकिन जिस तरीके का आपने जो बात कही है, दुर्भाग्य से ये कटु सत्य है। लॉरेंस बिश्नोई भी इसी कैटेगरी में है, जेल के अंदर है, और सलमान के वहाँ गोली चलती है, कह देते हैं हमारी तरफ से चलिए। तो पहले तो उनको सारी खबरें मिल रही हैं जेल के अंदर बैठे बैठे, दूसरी चीज़ है कि वो जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, तीसरी चीज़ हमें ये मालूम है और हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अकेले को मत आप इंगित कीजिए, इसके अलावा मैं अतीक, अशरफ, मुख्तार अंसारी, अमरमणि त्रिपाठी, कितने नाम मैं और गिरा सकता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई का मैंने भी सुना है, और ये बात अगर सही है तो ये दुर्भाग्य है, कि बदनुमा धब्बा और कलंक है हमारे जेल प्रशासन, शासन प्रशासन और सरकार के ऊपर, कि कोई बाहुबली या संगठित अपराधी, कॉन्ट्रैक्ट किलर ये कह रहा है कि सलमान खान के ऊपर हमने गोली चलवाई और जेल में बैठा हुआ है। क्या इसके ऊपर कोई केस रजिस्टर हुआ? क्या उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं हुआ। तो ये मान के चलिए कि यह तो आप बिल्कुल उदासीन हैं, कर्तव्य के प्रति आपको कोई अनभिज्ञ हैं, यह पूरी तरीके से आप मिले हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई से। इसके अलावा कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है। अतीक अहमद की आप बात बता रहे थे, बहुत सारी हम लोगों ने कहानियां सुनी, जितनी सुनी है बस उतनी है, या फिर इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग? I think it's not the tip of the iceberg, it is almost 30% of the absolute truth. The empire of sin, empire of extortion that he conducted, and the manner in which he built up his empire of crime. I mean, I would say that beginning from humble beginnings from the then Allahabad, today's Prayagraj, right up to Noida, indeed he unleashed an era of terror in those areas. तो ये वाकई सही है, और जिस इकोसिस्टम में रहा है, आप जनरेट कर लीजिए किस टाइम में वो मैक्सिमम क्रियाशील था, किस टाइम में बिल्कुल दब गया, किस टाइम में उसकी बीवी मेरे दफ्तर में आकर के माफ़ी और दया की भीख मांग रही थी। आप टाइम लाइन देखिए और उसमें देखिए तब कौन सी पार्टी पावर में थी, अब कौन सी पार्टी पावर में थी, अब कौन सी पार्टी में। मुझे खुली छूट थी कि आप इनको मटिया मेट कर दें, तो मैंने गैंगस्टर एक्ट निकाल दिया। इनके सब जगह बुलडोजर, फर्स्ट टाइम 2007 में बुलडोजर चलवाया गया, वो मैंने चलवाया था, और इनकी प्रॉपर्टी पे गैंगस्टर एक्ट में इनके मुकदमे लिखे। अशरफ को जेल भेजा, अतीक को वांटेड क्रिमिनल कराया,
और ये मान लिया था कि ये अब इनका मटिया मेट होंगे और ये मारे भी जा सकते हैं। तो इनकी बीवी और अपने बेटे को असद को लेकर के आई थी, जो तब इतना बड़ा बच्चा था। उनका, आप मेरे भाई की तरह हैं, मैं बस भीख मांग रही हूँ कि मेरा बेटा यतीम ना हो। उनका, मैं भी नहीं चाहूँगा यतीम ना हो, लेकिन इसका फैसला इसके वालिद और आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। इसका फैसला आप दोनों करेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। फिर उस बच्चे को मैंने अंदर से जा कर के चॉकलेट्स ला के दी, किताबें कुछ बच्चों की रहती थी तो वो दी, तो बेटा तालीम और इल्म हासिल करो। बट दैट वाजंट टू बी। अतीक से कभी आमना सामना कोई बात नेवर, कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, अतीक के बारे में एक किस्सा बहुत फेमस है कि कोई गया था उसके पास कि तुम्हें थाने बुलाया है, मरवा दिया। पुलिस वालों के साथ ऐसा बर्ताव होता था, पुलिस वालों को बंदी बना लिया जाता था। तो यहाँ से लेकर वो समय 2023 अप्रैल जब उसे गोली मारी गई, पुलिस वालों के आसपास ही बताया जा रहा है, देखा था हम लोगों ने, सबने टेलीविजन पर आया था, दर्जन भर पुलिस वाले थे और फिर भी गोलियां चल गई। डेथ इन पुलिस कस्टडी अमानत में खयानत है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और एक बहुत जघन्य अपराध है। पुलिस की अभिरक्षा में अगर किसी की हत्या होती है, 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। या तो पुलिस की कॉम्प्लिसिटी है, नालायकी है, या तो दोनों है, या फिर आपने उसी को ऑर्केस्ट्रेट किया है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जुडिशल कमीशन बैठा। जुडिशल कमीशन ने पुलिस के किसी रोल को आलोचना नहीं की। मैं कानून मानने वाला हूँ तो मैं तो ये कहूँगा, जुडिशल कमीशन ने जो बात कही है वो सर्वमान्य सत्य है। लेकिन व्यक्तिगत मेरी फीलिंग ये है कि मेरी कस्टडी में अगर आप आएँ और आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो ये मेरी नालायकी है, नंबर 1। या तो मेरी मिली भगत है कि मैंने ही ऑर्केस्ट्रेट कराया, या मैंने पैसा लिया किसी से आपको मरवाने के लिए। बेदाग तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉ अबाइडिंग हूँ। अगर जुडिशल कमीशन कह रहा है कि बेदाग है तो चलिए ठीक है, बेदाग है। इसी के साथ फेक एनकाउंटर्स की भी एक बात आती है। इतने एनकाउंटर्स होते हैं, आए दिन हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं का सुनते हैं। कोई ऐसा इंसान मारा जाता है जिससे लोग परेशान हैं, तो लोग कह देते हैं नहीं बहुत अच्छी बात है, फेक एनकाउंटर भी है तो क्या हुआ। जैसे हैदराबाद में हुआ था जब उस लड़की को छेड़ा था, फिर उसके बाद उनके घर वालों का रोना होता है कि झूठा मार दिया हमारे बच्चे को। हाँ ठीक है, एनकाउंटर कैसे होता था, कैसे होता है? हाँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पुरानी आईपीसी में धारा 94 से 106 में, कि जब हमारी या किसी अन्य की जान और माल को गंभीर खतरा है तो जिस परिमाण में, जिस मैग्नीट्यूड का खतरा है, उसी परिमाण में, उसी मैग्नीट्यूड में मैं उसका प्रत्युत्तर दे सकता हूँ। ये नहीं कि आप मुझे गाली दें मैं आपको गोली मार दूँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स मेरी तरफ से हो जाएगा। आपने गाली दी, मैं अपनी हिफाजत के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो मैं वो करूँगा। लेकिन अगर आपने पिस्तौल निकाली और पिस्तौल निकाल करके आपने गोली भरी तो मैं आपको निष्क्रिय कर सकता हूँ। लेकिन आपने पिस्तौल भर के मेरे ऊपर गोली चला दी तो मैं गोली चला करके आपको निष्क्रिय कर सकता हूँ। तो मैंने आपको वेरियस डायमेंशंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बताया। FIRs में भी यही होता है कि दोनों तरफ से गोली चली, पुलिस ने पहले ललकारा और कहा कि आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उसने आत्मसमर्पण न करके गाली गलौज देते हुए हमारे ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और हम अपनी जान की परवाह न करते हुए हम आगे बढ़े। और एक गोली हमारे कान को छूती हुई चली गई, एक गोली टोपी को छेदती हुई चली गई, फिर भी हमने जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और कर्तव्य की वेदी पर हमने बिल्कुल उस बदमाश के ऊपर अपनी जान की परवाह न करते हुए, ये कम से कम FIR में 8 बार आएगा, अपनी जान की परवाह न करते हुए हमने उसके ऊपर बाद में देखना पड़ा कि बन्ने वल्द नन्हे, एक जो शातिर बदमाश था वो मृत पाया गया। उसके पास से एक कट्टा और एक वेबली स्कॉट पिस्टल बरामद, रिवॉल्वर बरामद हुए। तो एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर में सेफगार्ड्स भी हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर फायरिंग पार्टी के ऊपर किसी को शक है तो उनके ऊपर मुकदमा हत्या का लिखा सकते हैं और इसकी विवेचना संबंधित थाने से नहीं किसी दूसरे थाने से की जाएगी। मानवाधिकार को एनकाउंटर की रिपोर्ट भेजी जाएगी, न केवल स्टेट बल्कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी प्रत्येक मुठभेड़ के बाद। तो मुठभेड़ के बाद आपने अक्सर देखा होगा, ऐसा नहीं है कि सब बेदाग बच जाते हैं। कई मुठभेड़ों के बाद पुलिसकर्मियों को सज़ा होती है और इतनी लंबी चलती है कि ट्रायल के दौरान कई जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी आपने सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा किसी ज़िले में, शायद लखनऊ का केस है या मेरठ का, 2 में से, कि पुलिसकर्मी जिसमें शायद 8 या 10 आरोपी थे, 4 की मौत हो गई, 6 जेल भेज दिए गए आजीवन कारावास में। ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। अच्छा, कल भी मेरा एक पॉडकास्ट था जहाँ मैं एक साइबर एक्सपर्ट से मिली थी और उनका कहना था कि पुलिस वाले अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देख लेते हैं कि उनका इंसानों पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल नहीं हुआ। इंसानों के ऊपर मैं और ज़्यादा विश्वास बढ़ा।
ये ज़रूरी है कि उसमें भी देखें कि अगर किसी अपराधी के पीछे आप गहराई में अगर जाए, हेट सिन बट नॉट द सिनर, हेट सिन बट नॉट द सिनर, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे प्रत्येक अपराधी के पीछे कोई कहानी होगी, या तो परंपरागत तरीके से, या तो उसने विरासत में लिया है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी हीनत्व की भावना। जितना शातिर अपराधी उतनी ही हीन भावना, कोई भी हो। आप अगर गहराई से जाइएगा, उसके अंदर कोई हीनता है जिसको वो भरने की कोशिश कर रहा है। क्या करके? हिंसा, कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बलिष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं तुम्हें मटिया मेट कर सकता हूँ। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं किसी को मटिया मेट करने की, क्योंकि मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना है। लेकिन अगर मुझे सिद्ध करना हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं बहुत कुछ ऐसी बातें, मेरी वाणी में एक अहंकार होगा, व्यवहार में एक एरोगेंस होगी। और अगर मैं ये क्यों करूँ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? जब परमात्मा ने इतने संसाधन दिए हैं, और पुलिसकर्मी जितना मैंने फील्ड में देखा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर समाजशास्त्री तो जब काम करेंगे तब करेंगे, लेकिन मनोचिकित्सक का बहुत बड़ा रोल है, सोशल सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। और फिर भी ह्यूमन नेचर इज सच, ह्यूमन नेचर इज सच कि प्रेम और क्षमा, ये दो करके 90% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जेल कभी जाइए, विजिट कीजिए, प्रेम और क्षमा दो का इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे कितने क्रिमिनल्स रोने लगे। मैंने प्रयोग किया है ये। अच्छा, इतने साल पुलिस में रहने के बाद क्या अब ऐसा होता है कि किसी को सामने देख लें और पता चल जाए कि कितने पानी में है? हो सकता है कि इसने गलत किया हो या फंसाया जा रहा है। आप जो कह रही हैं, इसको हमारे यहाँ कहते हैं चेहरा पढ़ने की सलाहियत, जिसको कहते हैं कि क्या आप चेहरा पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के बड़े यशस्वी, बड़े उदार, बड़े नरम दिल प्रेसिडेंट थे। तो उनकी एक सेक्रेटरी की एम्प्लॉयमेंट हुआ। उन्होंने कहा ही हैज़ ए गुड स्पीड, ही हैज़ ए गुड नॉलेज, बट आई डोंट लाइक हिज फेस। इब्राहिम लिंकन ने कहा, चेहरे के, पुलिस में भी कहते हैं मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए, यू मे बी फिल्म स्टार मटीरियल। चेहरा पसंद नहीं कि इसका मतलब भाव भंगिमा, आचार विचार और जो डिमिनर है, उससे अपराधिकता छलकती है। तो क्या टेलटेल साइंस, अपराधिकता कहाँ से छलकती है? शिफ्टी आइज, आप मेरी तरफ आंख मिला करके आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार दाएं बाएं देख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आम, आप जवाब दे रहे हैं इमली। सवालों का जवाब न दे करके आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आप मेरी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इट डजंट टेक मोर देन 30 seconds टू साइज यू अप एंड से आई डोंट लाइक योर फेस, एंड 90% experienced police officers are right. वाओ। आपकी सूझबूझ में पुलिस वाले में कौन सी 3 क्वालिटीज होनी ही चाहिए, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट? Discipline. You should be a man of discipline. A life without discipline is no life at all. Absolute and total integrity. Integrity क्या होती है, मैं तुमसे समझना चाहूँगा। क्या समझती हो इंटेग्रिटी से तुम? बीइंग ट्रू टू योर वर्क, मुझे लगता है। वेरी गुड। लोग समझते हैं कि रिश्वत न लेना इंटेग्रिटी है, वो तो है ही है, लेकिन शराब न पीना, वो तो गिवन है। हाँ। वो तो नहीं पीनी चाहिए। नहीं, बहु बेटी न ताकना। मैं ये नहीं कहता हूँ, रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा था कि प्रत्येक स्त्री एक संस्कारी के लिए शमशान की राख से ज़्यादा नहीं है, मैं ये भी उतने ऊंचे आइडल्स की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि बहु बेटी जो तुम्हारे थाने में है, तुम्हारे पास है, सुरक्षित रहे, सुरक्षित जाए, और ये समझे कि मैं अपने पिता या अपने भाई के पास गई थी। एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी एंड टोटल कमिटमेंट टू सर्विस टू द नेशन, कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। अगर किसी भारतवासी के ऊपर खतरा हो, ये भारत माँ पे खतरा हो, तो अपनी गर्दन न्यौछावर करने में उसको सोचना नहीं, वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ सीरियल्स आते हैं, क्राइम पेट्रोल जैसे मूवीज़ आती हैं, दबंग और सिंघम जैसी। क्या ये फिल्म्स और ये सीरियल्स बनाने का एजेंडा ये है कि लोग पुलिस को ज़्यादा फ्रेंडली समझें, ये समझें कि हाँ ठीक है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो? क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं, क्राइम नेवर पेज। सो ये एक मेंटालिटी शिफ्ट करने के लिए है, पुलिस को एक अच्छे लाइट में दिखाने के लिए कि वो अप्रोचेबल हैं, या इसका असली में पुलिसिंग से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है? आपकी बातों में हाफ ट्रूथ है। मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आप ज़रूर दिखाएं, लेकिन पुलिस की पेन, सेक्रीफाइस और एफर्ट, सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेटिंग द यूज़ ऑफ साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन। आप देखें सोनम और राजा और राज,
इनका जो किस्सा चल रहा है इसमें कुछ तो बहुत साइंटिफिक एड से इन्वेस्टिगेशन है और इस पर श्वेत पत्र बने कि मनोचिकित्सक क्या प्रेडिक्ट कर सकते थे, क्या टोना टटका था, क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो कि हम प्रिवेंट कर सकते थे। तो ये चीज़ तो सकारात्मक है। लेकिन क्राइम को ग्लोरीफाई करना, गैंगस्टर को देखना नाइट क्लब में जा रहे हैं, मैं फिर कहूँगा पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट सपोज टू विजिट नाइट क्लब्स। मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर ज़माने से मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि नाइट क्लब अंदर से कैसा होता है, न मैं जानना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर सीनियर ऑफिसर वो यही कहे कि नाइट क्लब एक ऐसी निकृष्ट जगह है, वहाँ लुच्चे लफंगे आवारा जाते हैं, शरीफ आदमियों का वहाँ कोई स्थान नहीं है। ठीक, अब बात आती है इसके ऊपर क्राइम पेट्रोल का, मैंने बता दिया। कोई अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, केस स्टडी हो, ज़रूर दिखाइए। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स है वो भी दें, तो जनता में एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा। लेकिन अपने को महिमा मंडित करते, और आपने कहा 2 फिल्में, दबंगम सिंघम, इस तरीके मुझे भी किसी, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन कुछ अफसर थे कि इनका हर थाने में दिखानी चाहिए। उनका बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। जो नहीं पिस्तौल पीछे हिप पॉकेट में खोस करके, जो कि 3 बटन खोल करके और नाच रहा है, इश्क लड़ा रहा है, ये कितना गलत एग्जाम्पल है। आपका काम है सेल्फ इफेसिंग, टू बी मॉडेस्ट, टू बी पोलाइट, टू बी पीपल फ्रेंडली, नॉट टू बी अ रॉबिन हुड। ये काम आपका नहीं है रॉबिन हुड बनना। तो अच्छा, हमने तो दिखाई नहीं, इंडिया में दिखाई, पाकिस्तान में दबंगम से भी दिखाई कि वहाँ थानों में, पाकिस्तानी थानों में मुजरे होने लगे, शराब की दावतें होने लगी, थानों न हो गया, मालूम पड़ता कि ये वेश्यालय बन गए। तो अगर आप देखना चाहते, बनाना चाहते हैं अपने थानों को वेश्यालय, तो आप भी दबंगम सिंघम वहाँ दिखा दीजिए। तो नहीं जो हो रहा है, अभी तो गधा कम खाया है खेत, वो बची कुची कसर और खा जाएंगे दबंगम सिंघम देख करके। सर, जिस टाइम आप काम कर रहे थे उन सब समय पर फोन्स नहीं होते थे, या अगर नॉर्मल वाले लैंडलाइंस होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, वायरलेस होते थे। वायरलेस होते थे, वायरलेस होते थे और लैंडलाइन होती थी। उस समय पर कांटेक्ट कर पाना किसी को, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत इजी है, आप किसी की मोबाइल लोकेशन, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस देखते हैं ऐसे ही सॉल्व होते हैं कि यहाँ एक्टिव थे, ये दोनों फ़ोन साथ में एक्टिव था, लेकिन ना कॉल आई, ना अटेंड की, ना कॉल की है आपने, तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों के टाइम पर आप कैसे ऑपरेट करते थे? जैसे आज करते हैं तब भी एब्सोल्युटली भी एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिविटी, अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। सोशल सेंसिटिविटी है तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, ओसामा बिन लादेन फ़ोन से पकड़ा गया था, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन इंटेलिजेंस से पकड़ा गया था। एक ही चीज़, एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही दवा हर जगह कामयाब नहीं होती है। आपको तीनों का कॉम्बिनेशन, चारों का, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स, CDR मैचिंग, तमाम चीज़ें हैं। और कई पुलिस ऑफिसर कहते हैं तंत्र मंत्र भी लगाने का, कि इससे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन अगर इन 4-5 चीज़ों में आप पारंगत हैं, तब वायरलेस टेक्नोलॉजी होती थी, वायरलेस इंटरसेप्शंस होते थे, और लैंडलाइन, उसका यूज़, मिसयूज़, डिसयूज़ वो भी होता था। लेकिन अगर आप जागृत हैं, क्योंकि चेंज, आज जितनी देर में हमने बात की है, ये मान के चलिए इतनी देर में कम से कम 10,000 पेपर्स पुलिसिंग के ऊपर, CDR मैचिंग के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के ऊपर आ चुके होंगे। पहले था कि पुलिस ऑफिसर को पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या पढ़ने लगे। अब अगर पढ़े लिखिएगा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, क्रिमिनल नोच के खा जाएंगे उसकी। सच बात है जी, ही हैज़ टू बी एब्रेस्ट विद, क्योंकि क्रिमिनल आज वो नहीं है कि कल्लू भोंदू मुन्ना पप्पू ना, ये बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं, मालूम पड़े यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न के हैं, और मालूम पड़ा कि वॉटन यूनिवर्सिटी के पास आउट्स हैं, ऐसे तमाम क्रिमिनल्स हैं। वो आपसे एक जनरेशन अगर आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में है, और ख़ासकर साइबर क्रिमिनल्स, तो आपको तो उनसे बहुत आगे रहना है। और उस आगे रहने के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। और मैं, आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस। तुम कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, साइबर क्रिमिनल हो, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी इंटेस्टाइन में हाथ डाल करके मैं अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लूँगा और तुम्हारे ठिकाने भी लगा दूंगा तुमको, एंड नोबडी विल सेव यू। एक टेलीफोन कंपनी थी, जब उसी का फ़ोन सब लोग यूज़ करते थे, जब उनके एम्प्लॉयज़ को बुलाया हमने कि आप आइए कि मुझे आपका ये डेटा चाहिए, इनका सब मेरा सर्वर तो कनाडा में है, सब हम तो नहीं जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक लड़की थी, उनका, तुम तो जाओ बाहर और तुम यहीं रहो अभी। अब तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक डेटा नहीं आ जाएगा। कनाडा इसी विश्व में तो है। और उनको बता दो कि अब तुम्हारी खातिर अब शुरू होने वाली है, तुम्हारी खातिर अब शुरू होने वाली है, और तुम जिसका जिसका नाम लोगे उसकी खातिर हम आगे करेंगे। बात लखनऊ की थी, अभी हम दिल्ली जाएंगे, अभी मुंबई जाएंगे, हो सकता है कि जहाँ पे तुम्हारे बिग बॉस बैठे हैं हम वहाँ भी पहुँच जाएं। तो खातिर ना कराओ,
इफ़ यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, डेटा ला करके दो, और डेटा आ गया। 15 मिनट में डेटा अपने आप आ गया। सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालना हम लोगों को आता है। ये तो बात हुई, लेकिन आप ये समझें कि केवल साइबर, केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ द बिगेस्ट एसेट। ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा ना कोई वो चीज़ है। अब इसमें आपने देखा कि डेटा साहब उन्होंने कहते कनाडा में तो कनाडा का चांद पर है, मार्स पर है, तनख्वाह तुमसे ले रहे हो तो डेटा क्यों नहीं दोगे तुम? मीडिया ट्रायल पर आपका क्या कहना है? बहुत गलत, नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में, विशेषकर हमारे कोर्ट्स को भी विषाक्त करती है और एक वातावरण बिल्डअप कर देती है। और जिस तरीके से आप लोगों की बहुत अच्छी आदत है, तो आप इस बात को मानते हैं विक्रम सिंह जी कि ये ऐसा हुआ होगा? विक्रम सिंह जी क्या मानते हैं जरा मुझको भी कह लेने दीजिए। ये जो शब्द आप हमारे मुंह में ठूस देंगे वही चाहते हैं मैं उसका वमन कर दूं। विक्रम सिंह जी आप ये मानते हैं? अब विक्रम सिंह जो मानते हैं वो मैं खुद ही कह दूंगा। मैं आपके शब्दों का या आपके विचारों का मोहताज थोड़ा ही हूँ। आपने बुलडोजर एक्शन की बात की, आपने बताया 2007 के आसपास अतीक के प्रॉपर्टीज पर चलाया गया था, और बुलडोजर एक्शन अभी हाल ही के सालों में और ज़्यादा पॉपुलर हो गया जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको बहुत यूज़ किया है, बहुत पॉपुलर हुआ है, और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं कि अगर गलत करोगे तो बुलडोजर चला दी जाएगी। हाउ डू यू सी इट? Every legal action that has a positive impact on the crime and the law and the front, I welcome that step, including the bulldozer action. Justifiable। आपने तो वही बात कही। क्या आप बाईपास सर्जरी को उचित मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अगर बाईपास सर्जरी वाजिब हो, मुनासिब हो, अफोर्डेबल हो, उसका औचित्य है, बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है और डॉक्टर कह रहा है साहब की बाईपास सर्जरी कर देंगे, क्यों कर देंगे? हम आपकी ना कर दें डॉक्टर साहब। कौन किसकी करेगा डॉक्टर साहब, अभी आपको मालूम नहीं है। कोई भी गैर मुनासिब काम, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। जस्टिफाइबल और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप प्रॉपर नोटिस सर्व होना चाहिए, उसका मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का। सफाई देने के बाद अगर वो जस्ट है तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर जस्ट नहीं है, वो सिर्फ खाना पूरी कर रहा है, तो फिर बुलडोजर चलना ही चाहिए। हाउ डू यू एनालाइज द लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी इन द पास्ट प्रीवियस ईयर्स? सुपर्ब, अनप्रेसिडेंटेड and extremely in topmost gear. The fear of the law is unprecedented in today's times. और सबसे बड़ी चीज़ ये है एसिड टेस्ट। क्या कोई टॉप नेता इस गवर्नमेंट में किसी माफिया से लाभान्वित हो रहा है? अगर जवाब ना में है तो समथिंग गुड हैज़ इंडीड हैपेंड। विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि नोएडा की ही बात है, एक ऑटो वाले के साथ हम लोग जा रहे थे और हम लोगों ने ऐसे ही पूछा कि सेफ़ है अब आपके लिए? बोलते अरे अब तो बहुत सेफ़ है, पहले तो रात को झुग्गी झोपड़ी में आके चोरी हो जाती थी, अब तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगले दिन हम थाने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही कहा दर्शक, क्योंकि इसका टेस्ट सिर्फ मीडिया नहीं है, हम आप नहीं है, बल्कि एक सड़क पे चलने वाला एक औसत भारतीय, एक औसत व्यक्ति अगर कह रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम सेफ है, हमें पुलिस के यहाँ अगर हम कोई गलती करेंगे पहुँच जाएंगे थाने, तो सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है। और आपको सकारात्मक उत्तर निहार का उस टैक्सी वाले ने, ऑटो वाले ने दे दिया है। मुझसे 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका उत्तर है बनस्पत मेरे उत्तर के। एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। अगर आप पुलिस में नहीं होते तो आपने सोचा है कि क्या करते कभी लाइफ में? इसके जो अलावा अभी कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैं यही करता था। पुलिस में आने के पहले भी मैं शिक्षक था, हाँ। और आज भी शिक्षक हूँ, तो मैं यही करता। वैसे मैं सन्यासी भी रह चुका हूँ 1 वर्ष के लिए, तो वो भी एक लाइन अच्छी थी, लेकिन अब चूंकि मैं विवाहित हूँ इसलिए वो लाइन तो नहीं हो सकती, लेकिन शिक्षा पठन पाठन तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ का मोटो क्या है? सेवा, आध्यात्म। कोई डर है आपका? बिगेस्ट ना, फियर? नहीं, नो फियर। कोई रिग्रेट? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। अगर कभी बिग बॉस में बुलाया जाए तो जाएंगे आप? मुझे मालूम ही नहीं बिग बॉस क्या होता है। व्हाट इज बिग बॉस? सुना है कि कोई एक ड्रामा होता है, कोई नाटक होता है। एक घर के अंदर लोगों को रखते हैं कुछ दिनों के लिए, आपको वहीं रहना होता है, सोना होता है, हर वक्त आपके माइक लगा रहता है। मैंने कुछ दिन पहले रिटायरमेंट के बाद एक खेल होता है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग उस खेल को खेलते हैं। अच्छा। मैंने भी ज्वाइन किया, हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए, सेट लिया, कपड़े गोल्फ? क्लबों की मेंबरशिप ली। उसके बाद जब मैं गया, आपके भी बिग बॉस का जवाब है उनका। पहले आप देखिए हवा किस तरफ बह रही है, और जिस तरफ आपको मारना है उस तरफ कंधा कीजिए अपना, और पहले एक स्विंग ड्राई लीजिए, और जिस तरफ आप जाते हैं पहले स्लो स्विंग अप, फिर फास्ट स्विंग, और नज़र आपकी नीचे स्विंग आपकी ऐसे होनी चाहिए। तो मैंने रैकेट उठाया, जैसे गोली मारते हैं मैंने उठा के मार दिया। सर
ज़रा मोहब्बत लाइए अपने खेल में। हमने कहा ये रहा तुम्हारा क्लब, ये रही तुम्हारी टोपी, मेरे बस का ये खेल नहीं है। एक शॉट मारने में तुमने 3 मिनट लगाए और ये 8 होल खेलने में कितना लगेगा सर? 3 घंटा लगेगा। अभी जमा कर दो सेट, मेरे बस का ये नहीं है। आप कह रहे हैं बिग बॉस, मुझसे 8 होल तो खेले नहीं गए, 9 होल तो खेले नहीं गए, अब मैं जाऊँ बिग बॉस में 4 दिन और उनके साथ लफंगों, एक्टरों, नचनियों के साथ रहने के लिए? माय आंसर वुड बी आई एम नॉट मेड फॉर फ्रिवलस एक्टिविटीज। जो चीज वेस्टर्स एंड लूजर्स करते हैं, मैं उससे कोसों दूर हूं। मुझे बात आपको बुरी लगेगी, पता नहीं आप बिग बॉस पे गई है कि नहीं गई है। नहीं हाँ, लेकिन जो काम वेस्टर्स और लूजर्स करते हैं, मैं भाई 4 दिन आप अपनी जिंदगी के माइक लगा के, आप और कोई काम नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, पठन पाठन नहीं है, रिसर्च नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, उन लोगों के साथ जिनसे आप मिलना नहीं चाहेंगे, वो बातें सुनेंगे जो आप करना नहीं चाहते हैं, वो खाना खाएंगे जो आप खाना नहीं चाहते हैं, उन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आई थिंक यू विल हैव टू ट्राई वेरी हार्ड कि उतनी गिरावट और रसातल में आप चले जाएं। सोशल मीडिया पुलिस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है या क्रिमिनल्स के लिए? दोनों के लिए हेल्पफुल है, इसीलिए सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हु इज़ योर रोल मॉडल इन लाइफ? स्वामी विवेकानंद, पीछे देखिए। क्राइटेरिया होना चाहिए कोई पॉलिटिशियन होने के लिए, क्योंकि वहीं एक है जो डिग्री नहीं लगती है। बिल्कुल होना चाहिए कि एक आदमी जिसको हम चपरासी भर्ती करते हैं तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कैरेक्टर वेरिफिकेशन करते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपने बच्चों को इंटरेस्ट नहीं करेंगे सुरक्षा के लिए, उसको हम देश में की सुरक्षा के लिए लगा देते हैं। तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिना बेसिक क्वालिफिकेशंस, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के नहीं आना चाहिए। खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खिचड़ी। खाना बनाना जानते हैं आप? नहीं, मेरी श्रीमती जी ने मुझको किचन में एंटर नहीं होने दिया आज तक। कितना इम्पैक्ट पड़ा आपकी नौकरी का आपकी शादी पर? बहुत सकारात्मक। मेरी पत्नी बहुत बड़ी शॉक एब्जॉर्बर है, उन्होंने कभी कोई शौक मुझ तक आने नहीं दिया। 400 रुपये तनख्वाह थी, बहुत बड़े घर की थी, मैं वर्षों तक को एक रुमाल भी नहीं दे पाया। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि आप रात को 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, आप इतने दिन तक गायब रहते हैं, कभी एक शिकायत नहीं है। कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे ले चलिए, पिक्चर दिखाइए, मॉल दिखाइए। 35 साल 36 साल गुजर गए, कोई पिक्चर क्या होती ये नहीं मालूम है, कौन सा फैशन आया कौन सा फैशन गया ये नहीं मालूम है। पत्नी ने दोनों बच्चे पाल के बड़े कर दिए, उनके शादी ब्याह कर दिए, कभी एक शिकवा एक शिकायत नहीं किसी तरह। वाकई मैंने बहुत पुण्य किया होगा जो ऐसी देवी स्वरूपा पत्नी मिली जी, वरना कहते कि भाई तुमने घुमाए, कोई पिक्चर नहीं दिखाए, कोई नहीं। मुझे ये नहीं मालूम कौन सी पिक्चर आई, कौन सा हीरो है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि माफिया कहाँ दाढ़ी बनवाता है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, कहाँ पर अड्डेबाजी करता है, कहाँ जुआ खेलता है, ये मुझे आज भी याद है। वो मैंने पैशन की तरह किया और पत्नी के सहयोग से मेरा रिजल्ट 99 नहीं 100% रहा है। क्या बात है। कुछ आप जो यंग ऑफिसर्स से कहना चाहेंगे जो ये पॉडकास्ट देखें, जिन तक ये बातें पहुँचें, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो, अगर वो सर्विसेज में आने की सोच रहे हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज हो? बी द बेस्ट वेर एवर यू आर। अगर आप आने की सोच रहे हैं, बी द बेस्ट, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, एंड टू बी द बेस्ट यू हैव टू वर्क वेयर नो वन एल्स हैज गॉन। एनीथिंग, द मीडियोक्रिटी इज टुडे सिन। आज अगर औसत नंबर है, औसत परफॉर्मेंस है, तो वो आज का एक गुनाह है। कोशिश कीजिए कि आप सर्वोच्च पे रहें। जनता की सेवा करना, और ये पुलिस विभाग वाहिद एक ऐसा विभाग है कि जहाँ कर्मयोग और कर्मयोग करने के लिए आपको तनख्वाह मिलती है। क्योंकि मैं जीवन के जिस मुकाम पर हूँ, मैंने ये देखा है कि मैंने राष्ट्रपति भवन में भी भोज लिया है, वहाँ भी गया हूँ रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर एक व्यक्ति का भोजन 20-25 हज़ार रुपये का होता था। उससे ज़्यादा आनंद की अनुभूति मुझे आज होती है अगर मैंने किसी गरीब की, किसी विधवा की, किसी अनाथ के आंसू पूछने का अवसर परमात्मा ने दिया। उसका आनंद और अनुभूति एक दूसरे ही स्तर की है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए, और ये बताने के लिए दैट वी हैव टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर वी आर डूइंग। Absolutely, Niharika. God bless you, and you are the best. I'm so happy. I've learned so much from you, and this indeed has been a tutorial from me. Your command over the language, the grace and elegance of your words, your poise, Thank you so much. and your self-control over your emotions, indeed amazing. So much to learn from you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। सर की अगर आपने कोई वीडियो देखी हो, अगर आपने सर की कोई आर्टिकल पढ़ा हो, या इनसे आपका कोई सवाल हो इन जनरल, वो आप नीचे कमेंट्स में लिख कर जा सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो नीचे ज़रा हाई लिख दीजिएगा,
और ये सारी बातें अपने घर वालों को सुनाइए, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए, ऑफिस में जो कलीग्स हैं जिनसे कभी कभी आप मिलते हैं उनको सुनाइए, और साथ ही जाने से पहले हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।